पीटीएम, पेरेंट्स टीचर्स मीट, ये जैसे बहुत सारे स्कूलों में भी अब चल गई है, पहले तो होती नहीं थी। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम पर फॉर्मल नहीं होती थी। मेरी माँ तो बहुत बार स्कूल में जाती थी, टीचर से बातचीत करती थी, वापस आती थी। जैसे हम लोगों की सोच और आप लोगों की सोच एक जैसी सी रहे, इसलिए पीटीएम का जो है आयोजन किया जाता है। हम पीटीएम जो करते हैं कि भाई हम लोग बच्चे के अंदर क्या डेवलपमेंट करेंगे और बच्चा किस प्रकार से पढ़ेगा, क्या तैयारी करेगा, क्या नहीं करेगा, और लाइफ में उसके लिए ये एजुकेशन कैसे काम आएगी। तो हम ये बात डिस्कस करते हैं। अच्छा, फिर ये मिट जाएगा ना पीछे। बहुत सारी ब्रांचेस पर भी जो है बहुत सारे पेरेंट्स आए होंगे और आप लोगों के क्वेश्चंस भी हम लोग ले सकते हैं। पर मैं एक पॉजिटिव स्टेटमेंट पहले अपनी तरफ से देता हूं कि जो पीटीएम हम लोग जैसे एक बच्चा है वो दो चीज़ों के ही संपर्क में रहता है। तो बच्चा जो छोटा बच्चा रहता है वो पेरेंट्स के और टीचर्स के संपर्क में है। तो जैसे हम बोले वैसे ही वे बोले तो बात बन गई। हम कुछ कहते रहे, पेरेंट्स कुछ कहते रहे, फिर वो मामला गड़बड़ हो जाता है, बच्चा कन्फ्यूज। जैसे हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है। जैसे साइंस बताएगा साइंस की यहाँ सब कुछ पैदा धरती पर यहीं हुआ, और हिंदी में क्या बताएंगे सब कुछ भगवान ने पैदा कर दिया। तो ये दो कंट्राडिक्टरी बातें हैं। बच्चा सोचता रहता भगवान ने किया या धरती पर पैदा हो गया, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। भाई मानवीय जो है जैसे यहाँ पर सब सभ्यताएं पैदा हुई तो कैसे हुई, तो एक साइंस अलग बात बताता है हिंदी में, और जो है जो आस्था के केंद्र है वहाँ पर अलग बातें बताई जाती हैं। इस कारण से डिस्टर्बेंस रहती है। तो पेरेंट्स और बच्चे लगभग एक जैसी बातें बोलते रहें, इसलिए हम लोग जो है पीटीएम का आयोजन करते हैं। और यहाँ से जाने के बाद बच्चा सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसका बिहेवियर संतुलित है कि नहीं है, और क्लास में हम लोग जो है जैसे जान जाए भाई ये बच्चा है तो इसके साथ ये पेरेंट्स है, और फिर जो है एक दूसरे को जानते पहचानते रहें। कोई दिक्कत आती है, आप लोग कुछ फील करते हो भाई टीचर्स को हम ये बातें कर दें, तो टीचर्स के पास आकर के आप लोग जो है बात भी बता पाओ। वे बच्चे हमेशा कामयाब होते हैं जो पेरेंट्स की इज्जत करते हैं और जो टीचर्स की इज्जत करते हैं। होता क्या है, टीचर कुछ कहते रहते हैं, वो पेरेंट्स की इज्जत करना छोड़ जाते हैं, और पेरेंट्स जो है कुछ कहते रहते हैं, फिर उससे जो है टीचर की इज्जत खत्म हो जाती है। तो बच्चे के अंदर पहली चीज जो है ना जो ऑब्जर्व करनी चाहिए वो ये है कि क्या वो टीचर्स की इज्जत करता है, और क्या वो हम भी ये देखें कि पेरेंट्स की इज्जत करता है कि नहीं करता है। क्या कहानी होती है, जैसे पेरेंट्स जो कम पढ़े लिखे होते हैं तो बच्चों के अंदर एक ये आता है बोला तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो यहाँ ये जो मामला चलता है ना, तो यहाँ गड़बड़ आ जाती है बहुत भयंकर। और टीचर्स भी इसमें कुछ कुछ रोल अदा कर देते हैं, भाई तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता, ऐसी बातें। तो हम अपनी तरफ से ये ध्यान रखेंगे कि बच्चे पेरेंट्स की पूरी इज्जत करते रहें। और अगर नहीं करते हैं, पेरेंट्स का काम सिर्फ फीस देना नहीं है, पेरेंट्स का काम है वो बच्चा सही रास्ते पर चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। वो अक्सर जो है देखते जो है पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हम ये ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है बीच बीच में आकर के और जो है हम लोगों के साथ संपर्क में आए। जो ब्रांचेस वाले लोग हैं वो ब्रांचेस में जाकर के ऑब्जर्वेशन लें अपने बच्चे की कि आपका बच्चा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है और उसकी कोई शिकायत तो नहीं है। जब पेरेंट्स पता लेने आते हैं ना, आप लोग जैसे मिलने आओगे, हो सकता है कुछ भी बातचीत हम ना करें, लेकिन फिर भी बच्चे को ये रहता है कि जो है वो शिकायत लगा देंगे या ऐसा कर देंगे या वैसा कर देंगे, ये बात वो बात। अब बच्चों को शिकायती मोड पर नहीं रखना चाहिए, उनको आज़ादी दी जानी चाहिए। जितने बच्चे हमारे पास आ रहे हैं ना, आप लोग इनको थोड़ी सी आज़ादी दो। ज़्यादा हर टाइम पर आप लोगों को, जैसे दो अलग अलग रोल हैं ये, एक पेरेंट्स का और एक टीचर्स का। पेरेंट्स का रोल होता है बच्चे को प्यार करना, उसको आज़ादी देना, उसको घुमाना फिराना, उसको जो है चीज़ें करने देना। हमारा काम है हम उनको जो है टाइम लाइन में बांधें, उनको डिसिप्लिन सिखाएं, हम उनको पढ़ना लिखना सिखाएं, उस ज्ञान का यूज़ कैसे करना वो सब बातें सिखाएं। तो वो सब चीज़ें हम उसमें करेंगे। एक तो चीज़ उनको पढ़ाई लिखाई करके उनके पास नॉलेज आए और नॉलेज को फिर वो इम्प्लीमेंट करे। ऐसे भी तो बहुत लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे कीड़े, पढ़ाई के कीड़े हो जाते हैं, उनके पास ज्ञान तो है लेकिन उसको रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते। इसी कारण से बड़ी गड़बड़ होती है। हम इन दोनों कामों का पूरा ध्यान रखते हुए बच्चों की डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान रखेंगे। जब कभी भी पीटीएम रखी जाए तो आप लोगों को जरूर आना है। सबसे बड़ा एसेट पेरेंट्स के लिए बच्चे ही हैं। अगर आप लोगों के बच्चे कामयाब तो लाइफ आपकी कामयाब, और ये खराब तो फिर खराब।
एक बच्चा है पढ़ लिख करके अच्छा नौकरी लग गया, अच्छी शादी हो जाती है, फिर बच्चे तो एक रास्ता सही चलता है। दूसरी तरफ जब ट्रैक से हटता है तो फिर वो जो मामला गड़बड़ होता है, फिर वो शादी के ही लाले पड़ जाते हैं आधे लोगों के, तो फिर वहाँ पर जो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब कभी भी पेरेंट टीचर्स मीट के लिए आपको बुलाया जाए तो आपको ज़रूर टाइम निकालना है। ये अपने बच्चे के फ्यूचर का पार्ट है कि फिर जो है यहाँ पर बैठ करके जब हम डिस्कस करते हैं तो बच्चा जो है सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो सही रास्ता पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई जो इसमें बोले के फॉर्मेलिटी है, उड़ जाकर न के कर नाम न उड़, तू आंडे ये तू जो है नाम सा करे ये करे, ये नाम करना नहीं है। जब इस प्रकार से बातें चलेंगी तो फिर बच्चा जो है वो इसको ऐसे ही लेता कैजुअल। एक एक चीज़ जो यहाँ पर प्लान की जाए, एक एक चीज़ जो यहाँ पर हम लोग जो है वो करेंगे, भाई बच्चों के अंदर डालेंगे तो उनको यूज़ करना। और जब कभी भी हम बुलाएं तो हमेशा ही आना। और जो भी उनके अंदर अब चेंजेस आ रहे हैं बच्चों के अंदर, अब वो धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ अग्रसर होंगे, उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। असल में दिक्कत क्या होती है, पढ़ता ही नहीं हमारा बच्चा, तो हमारे बच्चे का पढ़ने में मन ही नहीं लगता। इसका कारण क्या है? अब बच्चों को पता ही नहीं है, ना टीचर्स को पता है ना पेरेंट्स को पता है, फिर वो जो है खाम कर उसको डंडे मारते हैं और कुछ करते हैं। बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, एक बेसिक सा कारण है। अब मैथ समझ में ही नहीं आ रहा तो पढ़े कैसे? हम कहेंगे उसको पढ़ ले वो क्या पढ़े? तो सबसे पहला कारण होता है बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा। अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो ये कमी बच्चे की नहीं है, ये कमी या तो पेरेंट्स की और या टीचर्स की है। ये पढ़ाने का काम हमारा है। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग प्रेशर मत करो। जब हम यहाँ बुलाएं तब बताओ कि ये घर पे जाके पढ़ता कि नहीं पढ़ता है, इसके बिहेवियर में पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा रुझान है कि नहीं है। और अगर रुझान नहीं है तो फिर हमें बताओ, फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि बच्चे के अंदर क्या गड़बड़ है। जब बच्चा पढ़ेगा उसको सही समझ में आएगा तो ये फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होती है, ये जो है ना जीत के जो है एहसास होता है। जब बच्चा क्वेश्चन सीख गया तो जैसे ही क्वेश्चन करेगा तो करते उसके मन में आता, अरे वाह मन ने भी कर दिया, मेरे को भी आ गया, मेरे को भी आ गया। तो एक वो विनिंग कंडीशन उसके मन में आने लगती है। और वरना क्या रहता है, मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता। भारत में पढ़ाई में बच्चों के अंदर दो भयंकर गड़बड़ मैं महसूस करता हूं। पहली गड़बड़ क्या होती है, बच्चे ये फील करते मेरे बस की कुछ नहीं है। और दूसरी गड़बड़ ये होती है कि हमारा बच्चा तो सुपरमैन है, वो हमेशा ही जो है पेंट के ऊपर से कच्छा पहने रहेगा, सुपरमैन की तरह उड़ता रहेगा, फाइनली जिंदगी में असफल। वहां गड़बड़ होती है। बच्चे को हमेशा ये बताना कि हम एक नॉर्मल प्राणी हैं इस धरती पर, जैसे सभी लोग वैसे ही हम, जैसे सबके दो हाथ वैसे हमारे दो हाथ, जैसे सबकी दो आंखें वैसे हमारी दो आंखें। अब इसके बाद जो मेहनत करेगा वो तो अपनी लाइफ को कर जाएगा सक्सेसफुल, और जो मेहनत नहीं करेगा वो रह जाएगा। हम लोगों ने जैसे बहुत बार यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए कि कहाँ गड़बड़ होती है। अब जब ये चीज़ें चलती है ना तो वहाँ फिर वो जो है कुछ कुछ ऐसा वैसा मानते हैं लोग, फिर बाद में कुछ कुछ बातें बोलते हैं। लेकिन पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे करके जब हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके ऊपर ये पेरेंट्स ने गड़बड़ की। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं, उनके पेरेंट्स ने उनकी ज़िंदगी सत्यानाश कर दिया। पर हमें क्या ज़रूरत है, हम तो ये नहीं करेंगे, हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है, या ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, या तो दूसरों को ऐसा बता दे। अब जैसा भी अब बच्चे अपने बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं ना, जैसे भी शिक्षा दे रहे हैं तो वैसा ही बच्चा बनता है। घर में चुगली का माहौल रहेगा, बच्चा चुगली ही सीखेगा। घर में चोरी का माहौल रहेगा, बच्चा चोरी ही सीखेगा। घर में ईमानदारी से मेहनत का माहौल रहेगा तो ईमानदारी से मेहनत सीखेगा। और वो बातें धीरे धीरे जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों तक पहुंच जाती हैं। तो जो भी आपके जो है ना बच्चे हैं, अपने बच्चे, उनके सामने वे जो है ना जैसे लेक्चर सुन करके नहीं मानते। वे जैसा पेरेंट्स करेंगे, जैसा टीचर्स करेंगे वैसा करते हैं। एक एज होती है, स्पेसिफिक एज, जैसे 0 से 2 साल में तो बच्चा शिशु होता है, वो माँ की गोद में ही रहेगा, उसको माँ की गोद के अलावा कुछ नहीं, सारा संसार उसका यही है। अब जो है जॉइंट फैमिली में क्या होता है, माँ के साथ जो है जैसे पापा ले रहे हैं, दादी ले रही, ये रहे, तो ये उसी का हिस्सा है। शैशव काल होता है, छोटी सी उम्र। अब यहाँ से 2 से और 6 साल तक ये बच्चे का बचपन है, तो उसको माँ के पीछे पीछे, सारी दुनिया माँ है उसकी, माँ के पीछे पीछे, पेरेंट्स के पीछे पीछे। इस टाइम पर माँ और बाप रोल मॉडल होते हैं। उस टाइम पर उनको ये रहता है कि मेरा बाप सब कुछ कर सकता है, मेरी माँ सब कुछ कर सकती है, ये सुपरमैन है। यहाँ से 6ठी क्लास से और जब ये 12वीं क्लास तक पहुँचते हैं तो ये होता है बच्चे का टीचर्स के उसमें
घर वालों को क्या कहेगा, तुम्हें कुछ नहीं पता, मेरी मैडम ने ऐसा बताया था या मेरे सर ने ऐसा बताया था। टीचर रोल मॉडल में आता है। और फिर 12वीं क्लास से 12 साल से 19 साल तक, इसको बोलते हैं टीनेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एज होती है। इस एज में बच्चा, अब ये किसी को नहीं पता उसका साथ बढ़िया पकड़ा जाएगा या उसका साथ खराब पकड़ा जाएगा, वो बढ़िया संस्कारों की तरफ चलेगा या खराब संस्कारों की तरफ चलेगा। ये एज सबसे क्रूशियल एज होती है। भाई माँ बाप को कहाँ बदल के लाएंगे, जो माँ बाप का तो ऐसा कुछ है नहीं ना, जैसे हैं वैसे हैं। तो माँ बाप के साथ उनको ये लाइफ का ये पार्ट बिताना है, वो सभी बच्चे बिता चुके हैं आपका। दूसरा पार्ट ये होता है 6 से 12 साल। 6 से 12 साल में टीचर्स रोल मॉडल रहते हैं। टीचर्स की जैसे बात कह दी वही बात पूरी। इसके ऊपर बहुत सारी बातें और एग्जाम्पल मैं दोनों बातों पर दे सकता हूं। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर जो ये आता है, तो मैक्सिमम आप लोगों के बच्चे इस एज में हैं, तो अपने बच्चे का बिहेवियर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते टाइम 6ठी क्लास के बच्चे हैं, 7वीं क्लास के बच्चे हैं, 8वीं क्लास के बच्चे हैं, मैं इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस करता। बस उनका थोड़ी सी कंसंट्रेशन कम या थोड़ी सी ज़्यादा, उनका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर, पर ये बच्चे इनोसेंट हैं, इनको जो सिखाया जाएगा वो सीख जाएंगे। बहुत सही टाइम पर ये पहुंच गए। 9th क्लास में बच्चा थोड़ा बहुत इधर उधर बिगड़ना सुधरना चालू हो जाता है, और 10th क्लास के कुछ बच्चे तो सही बिगड़े हुए हैं। हम लोग जो पढ़ाते थे, जैसे अभी आप लोगों ने वीडियो देखी, तो ये 12वीं क्लास पास करके हमारे पास आते हैं। 12वीं क्लास पास करके जब हमारे पास बच्चे आते हैं, तो वहां पर पक्का घड़ा है। अब उसने एक शेप ले ली, जो भी शेप लेनी उसने वो शेप ले ली। अब वो अपनी शेप को जो है नहीं बदल सकता। क्या हो गया, बहुत कम परसेंटेज है कि कोई बच्चा बिगड़ा हुआ तो सुधरने के रास्ते पर चला गया, सुधरा हुआ तो बिगड़ने के रास्ते पर चला गया। सही एज 9th क्लास और 10th क्लास की है। इस टाइम पर पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये पेरेंट्स की मानने की एज नहीं है, ये टीचर्स की बात मानने की भी एज नहीं है, ये पीयर ग्रुप के मानने की एज होती है। बच्चे जैसा कहेंगे ना, कर दे नू, ऐसा कर दे, तू ये वो, जो चढ़ाने वाली एज होती है, ये बोस्टिंग वाली एज होती है। इस एज की कहानी है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम ये है। फिर मामला 11वीं और 12वीं, 11वीं 12वीं तक भी जाते जाते मामला फिक्स हो लेता है। कुछ बच्चे पढ़ने लिखने वाले होते हैं, वो साइंस की तरफ अग्रसर होते हैं, भाई साइंस में सबसे ज़्यादा पढ़ना है। थोड़े ठीक वाले जो कॉमर्स की तरफ पहुंचते हैं, जो नीचे वाले आर्ट्स की तरफ पहुंचते हैं। पर अब ये ट्रेंड बदल गया है। आर्ट्स में पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छा कर सकते हैं और साइंस में पढ़ने वाले भी रह सकते हैं। अब स्कोप बहुत है दुनिया में आगे बढ़ने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन से सब्जेक्ट लेके बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है, सही ध्यान रखना 9th और 10th क्लास में, यहाँ पर बच्चा सही डायरेक्शन पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। आप जैसे 10th क्लास के, तो मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलूंगा कि जैसे पीटीएम जब होती है, महीने में एक बार हम कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स के साथ बातचीत करें। बीच में एक आधी बार वैसे भी आते जाते जो है देखते रहें, ताकि बच्चे के मन में ये रहे कि हमारे पेरेंट्स जो है ना, टीचर के साथ आके मिलके बैठ के बात कर जाते हैं। चाहे बच्चे के बारे में हम कुछ भी बात ना करें, यहाँ बैठ करके चाय पी के आप चले जाओ, लेकिन बच्चे के मन में ये रहेगा कि मेरे पेरेंट्स आते हैं यहाँ पर। उससे उसका बिहेवियर आधे से ज़्यादा सुधर गया, उससे उसके बिहेवियर में गड़बड़ नहीं रहेगी। जो पेरेंट्स टीचर्स के पास जाके टाइम लगा के आते हैं, उनके बच्चे सुधरने की 99.9% गारंटी है। और जो पेरेंट्स नहीं आएंगे, जो टीचर्स के साथ नहीं बैठेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, 99% चांस उनके बच्चों के बिगड़ने की भी है। जैसे अब मैं अपनी पूरी लाइफ को एनालाइज करूं, तो हम लोग जो गांव में पढ़े यहाँ पर, उसके बाद हम हिंदू स्कूल में पढ़े जा करके, और मैं अक्सर बोलता हूं कि मेरे साथ पढ़ने वाले मैक्सिमम लोग जो है असफल है। असफलता का क्राइटेरिया हम ये मानते हैं, भाई जो है अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग गई, अच्छा बिजनेस कर लिया, अच्छा तो जो अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया सेटल्ड। बहुत सारे लोग तो दारू ही पीते रहते हैं, तो जो मामला ये गड़बड़ है। अब ऐसा कहने से बहुत सारे लोग मेरे से चिढ़ते रहते, बोला ये बोलता क्लास में ऐसे करते वैसे, लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी तो देखनी चाहिए ना। हम लोग आज अगर आंखें बंद करेंगे तो फिर हमारा बच्चा वैसा पहुंचने वाला है 2-4 साल बाद। हम लोगों को एक बच्चों को सामने, हम जो है बच्चों को जो जैसे मोटिवेट कर सकते हैं वैसे करते हैं। एक अच्छा रोल मॉडल बनाया जाना चाहिए बच्चे के सामने, भाई वैसा क्यों नहीं कर लेते तुम। इन चीज़ों से बचाया जाना चाहिए बच्चे को। 10th क्लास के तो कुछ बच्चों का मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वे कुछ नशे पत्ते की तरफ भी अग्रसर हो लिया हो, तो इनको जो है अब नहीं संभाला गया तो फिर ये मामला बिगड़ जाएगा। ऐसे बहुत लोग थे जो हमारे साथ गांव में रहे, पढ़े, जो सारा सब कुछ सही था, भाई तो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजता। बोला मैं तो भेज दूँ, वो आए भी। ऐसे कितने लोग थे। हर एक पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, नौकरी लग जाए, कामयाब हो जाए, सब चाहते हैं, लेकिन होते क्यों नहीं। तो उसका कारण यहाँ इस एज में होता है।
जब बच्चा पढ़ रहा होता है ना, जो होता दिक्कत क्या है, मैं जो पढ़ाई से बच्चे का मन हटता है उसके कारण जो है, उसका कारण क्या होता है कि एक टीचर ऐसा है जो कि उसको पढ़ा नहीं पाता। ऐसे कितने लोग होते हैं बोला, छठी तक तो मैथ में दिमाग बहुत बढ़िया चलता था, 7वीं में दिमाग चलना बंद। इसके पीछे जैसे ही जाओगे, क्या तुम्हें वो टीचर पसंद है? बोला नहीं। सब्जेक्ट पसंद और ना पसंद का मामला नहीं होता, बच्चों का जो है ना, जो वो टीचर पसंद है कि नहीं है। एक टीचर ऐसा आएगा लाइफ में कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में और उसको डुबो देगा, और यही गड़बड़ होती है। ट्यूशन्स का मेन मतलब क्या मानते हैं? ट्यूशन्स का मेन मतलब मैथ मानते हैं, और मैथ में पढ़ाऊंगा यहाँ पर। एक आधी क्लास जो है, जैसे दूसरे सर जो है कश्मीर सर हैं वो लेते हैं, लेकिन सभी कुछ सिखाने की समझाने की ये मेरी जिम्मेदारी है। और आज तक मेरी क्लास में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मैथ सिखाया और नहीं आया हो। जिस बच्चे को आते हुए जैसे 1 महीना हो गया, जिसने 30 दिन क्लास लगा ली, तो उसके बिहेवियर में चेंज होगा, चाहे कोई भी आप लोग बता दो। ऐसा कोई है जिसको पढ़ते हुए 1-1.5 महीना हो गया और उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं है? वो हमेशा चेंज होगा, और पढ़ाई की तरफ मोड़ना ये मेरा काम है। दुनिया को पढ़ा करके लाख से ज्यादा लोग जो है नौकरी में होंगे, जो हम पढ़ा लिया अलग अलग जगहों से। पूरे हरियाणा का एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होगा जहां पर ICS के बच्चे नहीं हैं। बहुत बड़े लेवल पर कामयाबी मिली, बहुत ज़्यादा लोग जो है सक्सेसफुल हुए। उसका कारण वो मोटिवेशन और वो सब बातें। तो वो इन बच्चों को, हम लोगों को पता है कि 12वीं क्लास जाते तक ये बिगड़ जाएंगे, लेकिन अगर 6ठी 7वीं 8वीं यहाँ से बच्चे को पढ़ाना चालू कर दिया, 9वीं 10वीं, इनको पढ़ाई अगर आसान दिखेगी तो क्यों ना पढ़ेंगे। एक बात कंटिन्यूअस चलती रहती है होमवर्क की। होमवर्क अभी देखो पढ़ते हुए, जैसे हमने 1 महीना पहले पढ़ाया था, उसके बाद दोबारा लॉकडाउन लग गया, और अब मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन ही हुए हैं दोबारा से चालू किए हुए, 15-20 दिन। जिस दिन पढ़ते हुए 3 से 4 महीने बीत जाएंगे, आपके बच्चे की होमवर्क की चिंता आपकी ना रहेगी ना हमारी रहेगी, उनको वो सब कुछ आएगा। अभी जैसे है ना बैकग्राउंड 10वीं क्लास में देखते हैं तो कई लोगों को गिनती नहीं आ रही, 10वीं क्लास में पहाड़े ही नहीं आ रहे, जमा घटा गुणा भाग नहीं आ रही, और 2-3 बार सिखाने के बाद भी नहीं आई। उनका ध्यान पढ़ाई से थोड़ा सा हट भी चुका है, तो इस कारण से थोड़ा, तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को देखेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़े से टाइम के अंदर उसको हम ट्रैक पर जरूर ले आएंगे। और उसके बाद फिर ये होमवर्क करना आप लोगों की चिंता नहीं रहेगी, उसके बाद ये होमवर्क अपने आप कर देंगे। और होमवर्क के लिए अगर आप लोग ICS में भेज रहे हो ना, तो बेशक मत भेजो। फिर हम लोग आप लोगों से अगर उसकी फीस लेंगे ना, तो फीस लेने के बदले हम आपके बच्चे को कामयाब बना के छोड़ेंगे। ये बच्चा जो कामयाब होगा ये हमारी जिम्मेवारी है, और साल 6 महीने होते होते देखना वो अपनी क्लास के बच्चों को सबसे आगे लीड ना करे तो मेरे को बताना। उसके अंदर पढ़ाई के गुण, पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर लीडरशिप के गुण। कई बच्चे हैं यहाँ पर, जैसे हम बुलाते हैं तो यहाँ खड़े होकर के कांपने लगते हैं, लेकिन थोड़े दिनों में देखना कि वो बच्चा जो है कांपेगा नहीं, वो बच्चा यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और बहुत बढ़िया तरीके से वो जो है चीज़ों को लाइफ में अपने ज्ञान को यूज करेगा। न सिर्फ हम किताबी कीड़ा बनाएंगे, बल्कि उस ज्ञान को यूज करना भी सिखाएंगे कि वो किस प्रकार से अपनी जिंदगी में उस ज्ञान को यूज करे। यही तरीका होता है बच्चे को कामयाब बनाने का। कोई मन में क्वेश्चन आप लोगों के चल रहा हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन या डाउट? चलो मैडम थोड़ी सी बात रखेंगी, तब तक कोई क्वेश्चंस आएंगे मेरे लिए तो मैं ब्रांचेज से, तो भाई पूछ सकते हो तुम ब्रांचेज से कुछ भी क्वेश्चंस, मैम तब तक बात करेंगे थोड़ी सी। नमस्कार भाई सभी लोगों को। आपके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, और बच्चे की एक फितरत होती है कि वो मन में बात नहीं रखता, वो घर जाके ज़रूर बताते होंगे कि कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, है ना। आपके जिस उम्र के बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास, ये आप लोगों के बच्चे 6ठी से 10वीं तक के बच्चे फ़िलहाल में हमारे पास पढ़ रहे हैं। इस उम्र के बच्चे ना बातूनी बहुत होते हैं। जैसे हर उम्र की, सर ने भी आपके सामने कुछ उम्र बताई, हर उम्र की अपनी खासियत होती है।
जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं ये ज़्यादातर बच्चे 11 साल से लेके और 15-16 साल तक के बीच के हैं। इससे ज़्यादा छोटे बच्चे को हम नहीं पढ़ा रहे, ना इससे बड़े को पढ़ा रहे अभी यहाँ गांव में। तो इस उम्र के बच्चे की खासियत है कि वो चुप नहीं रह सकता, वो लगातार बोलेगा अपने यार दोस्तों से, अपने माँ बाप से, मतलब फालतू की बातें भी करता रहेगा। तो मुझे लगता है घर जाके ज़रूर बताते होंगे कि आज ये पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, इस तरह की बातें करते हैं आप लोगों के बच्चे। शायद आदमियों को तो ना बताते हैं, पापा से थोड़ा डर होता है, पर माँओं के सामने ज़रूर बताते हैं कि आज सर ने ये पढ़ाया, आज हमारी मैम ये बोली, आज हमारे सर ये बोले। तो बच्चे में एक परिवर्तन आता है, ये सबकी जिम्मेदारी है, साझी पेरेंट्स की, मतलब पापा भी उसमें आते हैं और माँ भी आती हैं। पहली चीज़ ये है कि इस उम्र का जो बच्चा है, जो सर ने आपको कहा 6ठी से 10वीं के बीच का बच्चा, इसकी ना एक पर्सनालिटी बनेगी। हर इंसान की एक अलग पर्सनालिटी होती है। जैसे आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबकी पर्सनालिटी बन चुकी है। ये एक उम्र के दौर में बननी स्टार्ट होती है। जब बच्चा 6ठी में आता है ना, 5वीं तक वो होता है बच्चा, उससे हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि बड़ा समझदार होगा। लेकिन जैसे ही बच्चा 6ठी में आता है तो स्कूल में उसका नाम सीनियर विंग पड़ जाता है। कहते हैं भाई ये सीनियर विंग का बच्चा है, चाहे वो 6ठी का है। सीनियर का मतलब एक एहसास कि भाई मैं बड़ा हो गया, और ये एहसास उसको बार बार घर में भी दिलाया जाता है। इको है साउंड में, थोड़ी कम करो। ये घर में भी दिलाया जाता है कि भाई तू बड़ा हो गया। ये बड़ा होने का एहसास उसके अंदर एक जिम्मेदारी लाता है। जिम्मेदारी बच्चे को अगर बार बार बहुत ज़्यादा याद दिलाई जाएगी ना, तो वो जिम्मेदारी से हटने लगेगा। जिम्मेदारी याद दिलानी चाहिए टाइम टू टाइम, ये हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर ऐसा ना हो कि हम उसको इतना ज़्यादा इरिटेट कर दें कह के कि वो पढ़ने से हटने लगे। पढ़ने से हटने के 2 कारण होते हैं। एक सबसे पहला कारण होता है, जैसे परिमल सर ने बताया, कि जब बच्चे की समझ नहीं बनती ना किसी भी सब्जेक्ट के प्रति, तो वो सब्जेक्ट टफ लगने लगता है। सबके साथ है, मेरे साथ भी था। जैसे मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन मैथ्स मुझे टफ लगता था। मैथ्स का ऐसा डर बैठा कि ये बड़े होने तक भी दूर नहीं गया। फिर ये एक बार जम के बैठ गया तो बैठ गया। ऐसे बहुत सारे आपके घर में भी बच्चे हैं। कोई कहता होगा हमें इंग्लिश समझ नहीं आती, मुझे साइंस समझ नहीं आती, मुझे सोशल समझ नहीं आता। और मैं आपको बताऊं, स्कूल की उम्र में बच्चे इनके फुल फॉर्म बना लेते हैं। जैसे मैथ्स का आप पूछोगे ना, मैथ्स का मतलब क्या है, तो कहेंगे मेरी आत्मा तुझे रोज़ सताएगी। कुछ इस तरह के अजीब अजीब से उन्होंने फुल फॉर्म बना रखे हैं। और SST का बनाया सारा साल टेंशन, कि पूरे साल टेंशन देता है, हमें समझ में नहीं आता। इन सब के कोई ना कोई कारण है। बच्चों ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसीलिए किया क्योंकि एक तो वो सुनते आए कि बड़ा टफ होता है, मैथ्स बड़ा मुश्किल है, ये फालतू की डेट्स क्या पढ़ाते रहते हैं SST में, अकबर कब मरा, हमें क्या मतलब है। तो उनका दिमाग बन गया कि भाई मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। पहली चीज़ है, अगर पेरेंट्स और टीचर बच्चे की समझ पैदा कर पाए, ये समझ बस शुरुआत में एक बार बनानी है। जैसे आप एक रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, भाई मुझे पता है रास्ता यहाँ से वहाँ तक जाता है, तो मैं उस पर 4 कदम चलूँ तो मुझे लगेगा हाँ ठीक है, रास्ता ठीक ठाक है। अब बच्चे की अगर समझ स्टार्टिंग में बननी शुरू हो गई ना 6ठी 7वीं में, तो उसको पढ़ाई का रास्ता बेहद आसान दिखेगा। और अगर 6ठी 7वीं में उसको मैथ्स टेंशन देगा, या सोशल टफ लगेगा, या साइंस टफ लगेगा, तो फिर उसके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि पढ़ाई मेरे बस की नहीं है, या मैं शायद पढ़ाई के लिए नहीं बना हूँ। तो पहली चीज़ है, जब बच्चा 6ठी 7वीं 8वीं में है, उसकी समझ डेवलप हो। अब ये समझ 2 ही लोग डेवलप कर सकते हैं, या तो माँ बाप, और जिसमें माँ का रोल ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि देखिए पिताजी हमारे इंडियन स्ट्रक्चर में बच्चे को उतना टाइम नहीं दे सकते। अभी हम लोगों का इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो यही है कि बाप का कमाना बहुत ज़रूरी है, औरतों की जिम्मेदारी है कि बच्चों पे ध्यान दे। तो बहुत सारी माएँ अभी भी हमारे इंडियन सोसाइटी में उतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो 6ठी से बड़े बच्चों को पढ़ा पाएँ, और ये सच्चाई है। इसमें कोई, मैं ऐसा नहीं कि अलग से कहीं किसी प्लैनेट की बात कर रही हूँ। तो आप ये देखिए कि आप पूरी तरह से डिपेंड हैं समझ बने सब्जेक्ट की टीचर के ऊपर। आप अपने बच्चे के अंदर माँ और बाप के रूप में एक काम कर सकते हैं बस, क्योंकि पढ़ाई आप लोग हर कोई सोचे कि मैं पढ़ा दूँ तो पॉसिबल नहीं है। यह बच्चे के अंदर संस्कार भरना। संस्कार का मतलब होता है सिर्फ ये नहीं कि अब हमें दिखे कि बच्चा रिस्पेक्ट कर रहा है। संस्कार असली दिखाई देंगे जब वो 25 साल क्रॉस कर जाएंगे ना, 25 साल से बड़े हो जाएंगे, और जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी बुढ़ापे में जाके, तब ये अब के संस्कार छलकेंगे। संस्कार कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अब दिखने लगे 10 साल का बच्चा बड़ा संस्कारी है। तो आप जब बुढ़ापे की तरफ होंगे और आपकी औलाद जब 25 साल 30 साल 35 साल की होगी, जब आप 70 के 65 के 60 कूद चुके होंगे,
उस टाइम पे दिखेगा कि आपने बचपन में क्या संस्कार भरे थे। और ये एक एज होती है, बस ऐसे नहीं सोचना कि बड़े होके 35 साल का मेरा बेटा हो जाएगा तब मैं उसको बड़ा समझदार बना दूंगा। ये संस्कार बचपन से भरने होते हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है। संस्कारों की पहली सीढ़ी होती है कि जो चीज़ हमें टीचर्स के ऊपर डिपेंड रखनी है। भाई आप अगर नहीं पढ़ा सकते कोई दिक्कत नहीं, मेरी खुद की माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जिस बच्चे के अंदर संस्कार है ना, जिसको हमने टीचर की रिस्पेक्ट करना सिखा दिया, ये टीचर की जिम्मेदारी होती है कि अगर बच्चे के अंदर मन में संस्कार हैं तो वो उसको सही रास्ते पे ले जाने में सक्षम रहेगा। अब एक टीचर सबको पढ़ाता है। एक क्लास में आप याद कीजिए, आपकी क्लास में 50 बच्चे कम से कम हुआ करते थे, लेकिन उन 50 ने टीचर से बराबर नहीं सीखा। कुछ लोग तो टीचर से सीख के बहुत कामयाब बन गए, कुछ उन्हीं टीचर्स की क्लास में आके गलत रास्ता पकड़ गए। आज शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, पता नहीं कहाँ पड़े हैं, ना जिनका परिवार, ना कुछ आना जाना, कुछ नहीं, उनका किसी से कोई रिलेशन नहीं। तो ये टीचर ने 50 बच्चों को बराबर पढ़ाया था, ये कहीं ना कहीं फ़र्क रह गया बचपन में मिले घर से संस्कारों का। तो यह आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ बच्चे की फीस भर देना या बच्चे को टाइम पे सुबह रोटी बना के दे देना संस्कार नहीं है। संस्कार टाइम टू टाइम है। अपने बच्चों के मन में एक रिस्पेक्ट, एक इज्जत पैदा करनी पड़ेगी आप सब लोगों को टीचर्स के प्रति। वो टीचर्स की जिस दिन रिस्पेक्ट करनी सीख गया ना, वो टीचर्स से हर चीज़ सीख लेगा। सीखने की पहली शर्त होती है कि सामने वाले की इज्जत तो करे इंसान। तो पहली चीज़ें अपने बच्चों के दिमाग में डालो कि बेटा जो टीचर्स कहते हैं ना वो माना करो, वो सुना करो। स्कूल में भी आपका भला चाहते होंगे सारे टीचर्स, और हम भी यही चाहते हैं। ये सारी बातें टाइम टू टाइम हम भी करते हैं। मैं बहुत बार बच्चों को कहती हूँ कि भाई तुम इन कमरों में बैठ के पढ़ रहे हो, तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे माँ बाप जो हैं मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी तुम्हें प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। ये कम नहीं है। उन बच्चों के मन में ना टाइम टू टाइम मैं कोशिश करती हूँ ये बात बार बार डालूँ कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करो। वो खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनते, तुम्हें देखो अच्छे कपड़े पहनाते हैं। तुम घर से उठ के आ जाते हो आराम से, तुम्हें क्या मतलब तुम्हारे पापा इस टाइम कहाँ से पैसा कमा के ला रहे हैं, ताकि धीरे धीरे करके उनके दिमाग में ये बात पकने लगे कि हाँ माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप टीचर्स की इमेज पॉजिटिव बनाओ, हम पेरेंट्स की। उससे क्या होगा, बच्चा हम दोनों के कंट्रोल में रहेगा। और जो बच्चा माँ बाप और टीचर दोनों की बातें सुनेगा ना, वो कभी बिगड़ ही नहीं सकता। बच्चा बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है ना वो माँ बाप की सुनता और ना वो टीचर्स की सुनता। दोनों उसका भला चाहते हैं। भाई आप यहाँ बैठे हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए, हमने ये इतना बड़ा ये कोचिंग सेंटर, ये ट्यूशन सेंटर शुरू किया बच्चों की भलाई के लिए। हम दोनों का लक्ष्य एक है, हमें चाहिए बच्चे पढ़े लिखे, समझदार, संस्कारी। उसके लिए दोनों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। हम यहाँ बच्चों को पढ़ाई बहुत आसान बना देंगे। घर जाके बहुत ज़्यादा प्रेशराइज आपको भी नहीं करना कि हर टाइम पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। पढ़ने का ना एक रूटीन होना चाहिए हर बच्चे का, और वो थोड़े टाइम में बनता है, उसको टाइम लगेगा। अभी आपके बच्चों को हमारे पास आते हुए हार्डली 15-20 दिन हुए होंगे। जैसा सर ने कहा 3 से 4 महीने में ना आपके बच्चों में धीरे धीरे चेंज आएगा। क्योंकि आपके बच्चे ना, आप ये मान के चलो 5वीं 6वीं 7वीं पढ़ के आ गए। बहुत बच्चे जो 10वीं में है वो 9th क्लास तक कहीं और पढ़ लिया, तो हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए उनको अपने हिसाब से ढालने में। उस टाइम में हमें 3-4 महीने मिनिमम लगेंगे। इतनी एश्योरेंस है, इतनी हमारी तरफ से गारंटी है, अगर आपके बच्चे हमारे पास आते रहे तो हम उनको काबिल बना देंगे। काबिल का मतलब ये नहीं होता नंबर अच्छे आ गए। काबिल का मतलब है वो स्मार्ट बने, इंटेलिजेंट बने, इंटेलेक्चुअली दिमागी तौर से वो बहुत सक्षम हो हर काम में। जैसे देखिए, एक पढ़ा लिखा इंसान कैसे पहचाना जाता है? पढ़े लिखे इंसान के कुछ गुण होते हैं। पढ़ना लिखना मतलब डिग्री नहीं, घर पे कागज़ इकट्ठे नहीं करने होते। पढ़ा लिखा इंसान 20 लोगों के बीच में अपनी बात को रख सकता है, और इस तरह से रख सकता है कि सामने वाले को बुरा ना लगे। अपने हक की बात समय पर कह सकता है। यही तो पढ़ाई लिखाई होती होगी ना। कितने ही बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्हें कहो बेटा अपनी बात, दुकानदार से पैसे कम ले आया, हम कहें बेटा जब वापस करके सामान को पैसे ले, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। देखा, शर्माते हैं बहुत लोग। ये कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना होता है। पढ़ाई लिखाई का मतलब है बच्चे के अंदर ये आत्मविश्वास हो कि मैं दुनिया में सारे काम कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ। उसके बोलने का ढंग, उसका उठना बैठना, चलना फिरना, विचारधारा, ये सब पढ़े लिखो जैसी बनानी पड़ती है। ये किताब से नहीं बनती। जितने लोग कामयाब हैं ना, जिनको आप जानते हैं, वो किताबी कीड़े नहीं थे। किताब भी ज़रूरी है, एक डायरेक्शन किताब से मिलती है, लेकिन बोलना, सोचना, समझना, अपनी बातचीत को सामने रखना, ये सब माहौल से सीखा जाता है। एक बच्चा जब आपके यहाँ, हमारे यहाँ आता है ना, मान लीजिए एक क्लास में हम 30 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन 30 बच्चों के बीच में जब उसको मौका मिलेगा ना बीच बीच में कि आओ ज़रा स्टेज पे, चलो 5 बातें बताओ अपने बारे में,
तो जब वो बच्चा 5 बातें बोलेगा ना, शुरू शुरू में उसको डर लगेगा, फिर जब दूसरे महीने उसका नंबर फिर आएगा कि चलो आओ ज़रा 5 बातें बताओ अपने देश के बारे में, तो वो पहले से सोच के आएगा, आज मुझसे पूछा जाएगा तो मैं क्या बातें करूँगा। जो पहली बार गलती की होगी वो दोबारा नहीं करेगा। जब अगले महीने फिर नंबर आएगा, चलो थोड़ा बहुत अपने स्कूल के बारे में बताओ, तो वो और ज़्यादा बेहतर प्रेजेंट करेगा। और जिस दिन आपका बच्चा 10 बार स्टेज पे आना सीख गया, 30 बच्चों को फेस करना जिसको आ गया ना, आप ये मानो वो जीवन में कभी असफल नहीं रहेगा। क्योंकि जिसको स्टेज संभालना आ गया उसको सब कुछ आ गया, जिसको पब्लिक से डील करना आ गया उसको सब कुछ आ गया। और यही हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों में आए। सिर्फ मार्क्स लाने से कोई कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन आपका बच्चा इंटरव्यू में जाएगा ना, वहाँ ये कागजी मार्क्स काम नहीं आएंगे। वहाँ उसका एंट्री किस तरह से करता है, कितना कॉन्फिडेंट है, उसकी आंखें कितनी बोलती हैं, ये मैटर करेगा। और ये किताब में नहीं लिखा हुआ, ये सब चीज़ें आती हैं जब बच्चा सामने फेस करता है। जो बच्चा ज़िंदगी में जितने ज़्यादा अनुभवों में से गुजर जाएगा वो उतना ज़्यादा कामयाब बनेगा। तो आईसीएस खोलने के पीछे सबसे बड़ा टारगेट था, ये ट्यूशन सेंटर नहीं चलाना था हमें एक पीढ़ी ऐसी संभालनी है, एक पीढ़ी ऐसी तैयार करनी है जो आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद जब सोसाइटी के अंग बने, आप आज जहाँ इस स्टेज पे बैठे हैं, इसी स्टेज पे जब आपकी अगली पीढ़ी आए ना, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट हो, स्मार्ट हो, एक्टिव हो और बहुत इंटेलिजेंट हो, जो हर चीज़ को समझ सके, सोच सके, गलत को गलत क्यों कहते हैं उसको ये पता हो। सिर्फ ये नहीं कि मैंने ऐसा सुना है इसलिए, नहीं, उसको तर्क करना आता हो, वो हर चीज़ पे डिबेट कर सकता हो, क्योंकि उसके दिमाग का विकास हो गया। हम यहाँ यही पढ़ाते हैं। आपने अगर अपने बच्चों से बातचीत की हो तो हम किताब ऐसे नहीं पढ़ाते कि चैप्टर पढ़ाया चल सुना क्वेश्चन, नहीं। हम यहाँ चीज़ों को सोचने समझने की एक डेवलपमेंट की स्टेज तक बच्चे को लाते हैं। हर बच्चा ना ज़मीन की तरह होता है। ज़मीन जैसे जब पौधे लगाने हैं, बीज बोना है, तो पहले तैयार करनी पड़ती है, उसके बाद उसमें बीज डाला जाता है। ऐसे ही बच्चे हैं। इन बच्चों को अब हम तैयार करेंगे, जब ये बड़े होंगे ना, 12th से निकलेंगे। जो बच्चा आज हमारे पास 6ठी में है, जब ये बच्चा 12th क्लास पास करेगा तो ये हमारी गारंटी है कि बहुत समझदार होगा, इसका दिमाग से विकास हो चुका होगा। ये रटने वाला ऐसा नहीं कि मार्क्स आ गए वैसे बेवकूफ़ है, या पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है पर बहुत सादा है, इसको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे सुने हैं ना, इंटेलिजेंट है पर बेवकूफ़। ऐसा बेवकूफ़ क्यों बनाता है? क्योंकि वो लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया, सिवाय किताब के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। हम आईसीएस में आपके बच्चों को लाइफ जीने की स्किल्स सिखाएंगे कि ज़िंदगी कामयाब कैसे बनानी है और ज़िंदगी में पीछे नहीं रहना है। हर इंसान को भगवान ने, हर बच्चे को इस काबिल बनाया कि वो कमा के खा सकता है। बस वो अपने आप को पहचान कर ले कि मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ। हर किसी को एक रेस में नहीं दौड़ना। अब आप चाहो कि हम सबके बच्चे एक जैसे बने, नहीं बन सकते। कोई बहुत अच्छा ड्राइंग कर सकता है, कोई डांस कर सकता है, कोई पढ़ सकता है, कोई मैथ्स अच्छा कर सकता है, कोई साइंस अच्छी कर सकता है, कोई सोशल। ये पहचान हमें करनी है। आप लोग नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपके बच्चे में जो बेस्ट होगा ना, वो हम बाहर निकालेंगे। आपके बच्चे का हर तरह का डेवलपमेंट करने की हमारी जिम्मेदारी है। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। गांव का बच्चा ज़्यादातर कमज़ोर क्यों रहता है? जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण है, गांव में बच्चे का ना एक डेवलपमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये क्या हो रहा है भैया? ठीक है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाषा। ये अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। गांव में सबसे कम ध्यान देते हैं भाषा के डेवलपमेंट पे, लैंग्वेज के डेवलपमेंट पे। आपने देखा है शहर का बच्चा ज़्यादा कामयाब क्यों हो पाता है? अगर कहीं इंटरव्यू में जाएगा ना, गांव का बच्चा बेचारा पीछे रहेगा। शहर का बच्चा चाहे इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन वो इंटरव्यू में आगे आ जाएगा। कारण उसकी लैंग्वेज बहुत बढ़िया होती है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, वो अपने आप को, भाई मेरे अंदर क्या है, मैं उससे ज़्यादा बढ़ के दिखा पाऊँ। ये एक डेवलपमेंट है, एक विकास है। ये किताब से नहीं हो सकता। कोई किताब पढ़ के बोलना नहीं सीख सकता। किताब पढ़ के वो आंसर लिख देगा, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट करना, भाषा की अच्छी डेवलपमेंट, इसके लिए उसको एक अच्छा माहौल चाहिए। आपके बच्चे की भाषा को एक अच्छे माहौल हम देंगे। हम हर बच्चे पे काम करेंगे कि वो स्टेज पे आके बोलना सीख जाए, वो पब्लिक के बीच में रह के अपनी बात दमदार तरीके से करना सीख जाए। तो ये मत सोचना कि आईसीएस सिर्फ आपके बच्चे के होमवर्क के लिए हमने खोला। अगर ऐसा होता तो हर गांव में, गली नुक्कड़ में बहुत सारे ट्यूटर्स बैठे हैं कि हर गांव में ट्यूशन है ना। अगर आप आईसीएस में भेज रहे हो तो पहली चीज़ ये समझ लो कि हम लोग सिर्फ होमवर्क नहीं कराएंगे, ना आप हमसे ये एक्सपेक्ट करना।
आप ये सोचना कि मेरा बच्चा काबिल बन जाए, वो 10 लोगों के बीच में अपनी बात रखे, इंटरव्यू में वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, कॉन्फिडेंट हो। इसके लिए एक अच्छा माहौल आईसीएस देगा। और फिर ये हमारी गारंटी है, अगर आपका बच्चा डेली आता रहा और क्लास में उसने प्रेजेंस रखी अपनी, यहाँ तक आया, क्लास में प्रेजेंट रहा, तो फिर कुछ महीनों के अंदर आपको दिखेगा, आपके परिवार में बदलाव आएगा। आपका बच्चा जिस दिन हमारे पास आप हो ना कि भाई 2-3 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, आप देखना वो घर में भी पर्सनालिटी बदली मिलेगी। वो बेवकूफ़ी भरी बातें करना कम कर देगा और सोच समझदार जैसे इंसान सोचता है ना, उसका नज़रिया वैसा बनेगा। शरारतें करेगा, शरारत करना बच्चे का हक है, उसको करनी भी चाहिए। आप ये सोचें कि मेरा बच्चा ऐसा हो जाए कि बिल्कुल मेरी तरह बैठे, नहीं। शरारत करने से दिमाग क्रिएटिव बनता है। एक ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है, लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत शरारती है तो वो शिकायत करते हैं। शरारत करना आपके बच्चे के दिमाग के विकास को दिखाता है। ये सब जो बातें मैं बोल रही हूँ ना, ये साइंटिफिक हैं, साइकोलॉजिकल हैं। आप आम लोग नहीं जानते इस बारे में, लेकिन जो बच्चा शरारती होता है ना, उसका दिमाग ऐसे काम करता है। इसका मतलब है ये दिमाग बीच में, और ये एरोज मतलब अलग अलग दिशाओं में सोचने के काबिल बनना। तो जो बच्चा जितना शरारती है, उसका मतलब उसका दिमाग उतना ज़्यादा बाहर की तरफ भाग रहा है। अगर उस बाहर भागते दिमाग को हम सही डायरेक्शन दे पाए तो हमारा बच्चा कामयाब। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, हम इंडियंस अपने बच्चे के दिमाग को एक दिशा में मोड़ना चाहते हैं। बस तू पढ़ ले और कुछ मत कर, तू दूसरा कोई काम मत कर, ये मत सोच, इससे अलग मत जा। टीचर ने सेंटेंस लिखवाए और माँ सुन रही है, टीचर ने सेंटेंस लिखवाया, मान लीजिए राष्ट्र, तो या मान लीजिए देश, हमारे देश का नाम भारत है, तो हम कहेंगे नहीं, टीचर ने लिखवाया यही याद कर। ऐसा नहीं करना। हर बच्चा क्रिएटिव है, जितना उसका दिमाग दौड़ता है दौड़ने दीजिए, उसको मौका दीजिए अपनी बात अपने शब्दों में कहने का। जो टीचर ने लिखाया सेम कॉपी करना ज़रूरी नहीं होता। जो इस तरह के लोग हैं ना, ये ज़िंदगी में कामयाब हैं। ये हद से हद क्या करेंगे, किसी के अंडर नौकरी कर सकते हैं, ये उससे ज़्यादा कामयाब भी नहीं होंगे। ये जो लोग हैं ना, ये जीवन में आगे बढ़ते हैं क्योंकि इनके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं। क्रिएटिव बनाना है हमें अपने बच्चे को, सबको। इंटेलिजेंट तो वो अपने आप बनेंगे। भगवान ने एक नियति ने एक वो कर रखा है, जो बच्चा क्रिएटिव होगा ना, वो गारंटीड इंटेलिजेंट होगा। तो सब लोगों के बच्चे ऐसे बने। विदेशी क्यों आगे हैं? विदेशी अपने बच्चों पे ऐसे काम करते हैं। हम इंडियंस क्यों पीछे हैं? हम ऐसे काम करते हैं। हमें लगता है दुनिया में सिर्फ पढ़ाई एक काम है, पढ़ाई भी एक काम है, लेकिन पढ़ाई अकेली ही काम नहीं है। तो पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हम सिखा देंगे आपके बच्चों को, और अपने बच्चों को रेगुलर भेजना। आप टीचर्स की इज्जत करना सिखाइए, चाहे वो स्कूल के टीचर्स हैं। अपने बच्चा, जब भी बच्चा टीचर की बुराई करे ना, तो कहो नहीं बेटा, ज्ञान उससे मिलेगा जिसकी आप रिस्पेक्ट करोगे। जिसकी आप दिल से इज्जत नहीं करते ना, आप उससे ज्ञान कभी हासिल ही नहीं कर सकते। ये नियम है। ज्ञान हमेशा उसी से लिया जा सकता है जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं। और एक और चीज़, परिमल सर ने कहा था, भाई घरों का माहौल ऐसा है, कोई चुगली कर रहा है। हम अगर घर में बुराई करेंगे ना, तो बच्चा बुराई करनी सीखेगा। अपने बच्चों को एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझाना कि जीवन में जो आप कर्म करोगे ना, वो लौट के आपके पास आएगा। ये नियम है, ये भगवान के पुराने टाइम से, वैदिक काल से चला आ रहा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्मा रिटर्न्स बैक। जैसे आप कर्म करोगे, ये घूम के आपके सामने आएंगे। आज आप गलत, बच्चे को भी सिखाना चाहिए। आज अगर आप चीटिंग कर रहे हो, गलत कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो ये मत सोचो ये छिप गया। हो सकता है टीचर के सामने आपने झूठ बोल के बचने का साधन बना लिया, लेकिन जैसे धरती गोल है ना, ऐसे ही ये कर्म का चक्कर है। ये जहाँ आपने गलती कर दी, आज ना सही कल ये घूम के आपके सामने आएगा। तो इसलिए गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए। ना अपने बच्चों को कभी भी उस चीज़ के लिए मोटिवेट करना चाहिए, और ना ही उनको ये कि अनदेखा करें। जब वो गलत करे किसी के भी साथ, तो उसको समझाओ कि बेटा ये चीज़ आपके सामने आएगी, इसलिए गलत रास्ता कभी मत पकड़ना। झूठ कभी छिपेगा नहीं, वो भी सामने आएगा, गलत काम भी सामने आएगा और आप ही के ऊपर आएगा। अपने बच्चों में जो संस्कार भरते हैं ना, वो संस्कार बस यही हैं कि भाई सबके लिए अच्छा सोचो, सबकी इज्जत करो, टीचर्स जैसा बताएं वैसा पढ़ो, फिर आपके बच्चे ज़रूर कामयाब होंगे। यही आपका उद्देश्य है, यही हमारा साझा रास्ता होना चाहिए, हमारा एक रास्ता। क्योंकि हमारा रास्ता जाके ख़त्म वहाँ होगा जहाँ आपके बच्चे कामयाब होंगे। इकट्ठे मिलके चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बच्चे को ये पता हो कि माँ बाप और टीचर एक हैं, ये टीचर और माँ बाप अलग नहीं है। ऐसा ना हो वो हमारे सामने आपकी बुराई करे और हमारी बुराई आपके सामने जाके करे, या आपकी बुराई हमारे सामने। गलत है। इकट्ठे चलेंगे, मिलके चलेंगे, फाइनली बच्चे को कामयाब करा देंगे। यही हम दोनों का मिलके टारगेट है। मेरी तरफ से आज इतना ही।
कुछ क्वेश्चंस मेरे पास दोबारा से आए हैं। पीटीएम का बेनिफिट भी यही होता है कि किसी एक के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा तो उसको सबके सामने रखा जाए। तो मैं क्वेश्चंस और उसके आंसर्स में क्या सोचता हूँ उनके ऊपर 10 मिनट और लगाऊंगा मैं बस। और 1 घंटा 1.5 घंटा मान के चला करो, जब कभी भी आप पीटीएम में आते हैं तो 1-1.5 घंटा यहाँ पर लगेगा, इतना सबको मान के चलना है। एक तो जैसे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर जो ना पढ़ने वाले बच्चों का एक बड़ी गड़बड़ है। जैसे उंगली खराब हो गई, कोई कैसे ही पकड़ता है पेन को, कोई कैसे ही पकड़ता है, कोई कैसे ही पकड़ता है। यहाँ पर उंगली खराब है बहुत सारे बच्चों की। पेन पकड़ने का सही तरीका ऐसा होता है, लेकिन वो जो ना ज़्यादा बचपन में जो है, जो 3 साल में ही, 2.5 साल में ही, 2 साल में स्कूल में भेज करके और जाते ही पहले साल में ही उनको लगा दिया उसके ऊपर कि जा भाई तू लिख और ये कर और वो कर, और बड़े खुश होते हैं कि जो PP1 में ही उसको जो है ये लिखना आता, वो लिखना आता, ये लिखना आता है। लिखना वो 5वीं क्लास में सीख लेगा तो कहाँ दिक्कत है। ज्ञान और रटना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एजुकेशन लेना और लिटरेसी लेना ये 2 अलग अलग बातें हैं। साक्षरता और पढ़ाई तो ये 2 अलग अलग बातें हैं। रटना नहीं होता। बच्चों के ऐसे बहुत सारे बच्चों के ऐसे फिंगर खराब हैं, यहाँ पर मैं बच्चों को बोलता हूँ ऐसे नहीं लिखना तुम्हें। उन बच्चों के जो ऐसे सही पेन नहीं पकड़ के लिख पाते ना, उनकी घर पे एक्सरसाइज करवानी चाहिए, ऐसे उंगलियों के ऐसे एक्सरसाइज या ये वो, और उनको थोड़ा सा प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए, उनके मसल्स दोबारा बने। वो गड़बड़ हो गए हैं। एक होमवर्क का भूत बहुत ज्यादा है। मैंने भी बोला, अभी मैम ने भी बोला, होमवर्क। भाई आप लोगों का टारगेट होमवर्क है। अपने आईसीएस में बच्चा होमवर्क के लिए भेजा है यहां पर, या बच्चा कामयाब बनाने के लिए भेजा है? कुछ लोग कह रहे हैं यहां पर जो सिलेबस बहुत स्लो है। सिलेबस हमने स्टार्ट ही नहीं किया अभी। बच्चे के अंदर जो हम पढ़ाते हैं, जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, जिन बच्चों ने कामयाबी हासिल की है, तो उन बच्चों को पढ़ाना शुरू करते टाइम उनको क्या नीड है, तो सिलेबस तो अभी हमने शुरू ही नहीं किया है। अभी होमवर्क पर हमारा ध्यान है ही नहीं। हम बच्चे को ये सोच के चल रहे हैं ये ना टारगेट आप लोगों का और ना हमारा। और अगर आप लोगों का ये टारगेट है तो हमारे पास बेशक मत भेजो बच्चे को। अगर बच्चे का टारगेट है ना कि हमें अपना बच्चा कामयाब बनाना है, अब उस बच्चे को कामयाब बनाने में 1 महीना क्या पढ़ाना पड़ रहा है या 2 महीने क्या पढ़ाने पड़ रहे हैं, वो बात थोड़ी ही है। अब किसी बच्चे को गिनती पहाड़ी जमा घटा गुणा भाग नहीं आ रहे हैं, तो उस बच्चे को कैसे हम 10th क्लास के क्वेश्चंस करवा देंगे? मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन अब करवाने लगूं, आप लोगों का बेस क्लियर है नहीं तो क्वेश्चन आप कैसे कर लोगे? तो बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है पढ़ाई के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने अपनी जिंदगी का मैक्सिमम पार्ट पढ़ाई के ऊपर लगा दिया। मुझे पढ़ाते हुए 21 साल हो गए। इन 21 सालों में 100 से ज्यादा बच्चों ने ऑल इंडिया में टॉप किया है, कंपटीशन में ऑल इंडिया टॉप। मैंने अपने आप टॉप कर रखा, मैडम ने टॉप कर रखे, बहुत सारे एग्जाम्स। नौकरी हमारी बहुत सारी, मेरी बहुत नौकरियां लगी थी। मैडम 10 साल नौकरी करके उसको छोड़ के तब पढ़ा रही है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है काबिल नहीं है। हमें पता है कि पढ़ाई क्या है, तैयारी क्या है और बच्चा कामयाब कैसे होगा। थोड़े दिन हमारे रास्ते चलाओ, उसके बाद बताना। हम जिम्मेदार हैं आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके आगे अच्छे फ्यूचर के लिए। अभी मैम जो बोल रही थी गांव के बच्चों के बारे में, भाई गांव के बच्चे पीछे रहते हैं। तो गांव के बच्चे जो है ना, जैसे सोनीपत भी एक गांव ही है, हिसार, ये कहाँ का था? अरे कहाँ का था ये मामला कि मैम सिटी के बच्चों के बारे में भी बोलना अभी लिखा था किसी ने। अंबाला, अंबाला थोड़ा सा शहर है, हरियाणा में शहर है ही बस एक अंबाला। थोड़ा सा करनाल लगा लो तो, लेकिन थोड़ा सा। अधिकतर लोग तो वहां पर जो है पूरे हरियाणा में जो है बोला, पूरे हरियाणा में एक ही कल्चर है, एग्रीकल्चर। हरियाणा के लोग अब पिछले 10 ईयर्स से थोड़ा बहुत जो है इसमें कुछ कर पाए हैं, कुछ जो हरियाणवी गाने और ये सब चीज़ें बनी है, वरना तो टोटली अकाल था। हरियाणा में कितने कवि हुए हैं, हरियाणा में कितने लेखक हुए हैं, टोटली अकाल है। हरियाणा में क्या कहानी होती है, जैसे चलते चलते बच्चा अपना खेल रहा है ना, जैसे हम लोगों की ऐसे खाम खाई ले भाई अपना खेल रहे हैं ना, तो और कुछ काम नहीं, घर वालों को ले 2-2 चप्पल इनको मार दो,
चुपचाप के खाम खाएंगे पिटाई। और ये हमारी थोड़े, ये किसकी नहीं हुई। अब बच्चा जो खेलने का टाइम है, उस खेलने के टाइम पर भी वो फ्री नहीं है। बच्चे को घूमना है तो वो भी टाइम फ्री नहीं है। अब बच्चे के अंदर जो बहुत सारी चीजें डालनी है वो भी फ्री नहीं है। एक बच्चा है दिल्ली का, बिना कहे सुने स्कूल वाले जो है कुतुब मीनार दिखा लाए, लाल किला दिखा लाए, मार्केट में घुमा लाए, जो है वहां घुमा लाए, फिर वे बच्चे थोड़ा सा सीख जाते हैं, फिर वे अपने आप घुमाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब दिल्ली का बच्चा दिल्ली में अपने आप घूम के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई अकेला दिल्ली में घुमाया, अब यहाँ के लोगों का हाल क्या है। यहाँ पर बड़े लोग भी जो है ना, कोई टेस्ट है और दिल्ली जाना है तो अकेला नहीं जाएगा, एक दो को और साथ लेके जाएगा। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ है। यहाँ के लोग 5,000 रुपए का कपड़ा पहन करके फूड दिखेंगे, और वहां के लोग जो है 100 रुपए की टी शर्ट पहन के भी लड़कियां स्मार्ट दिखती हैं। ये जो बिहेवियर में स्मार्टनेस है ना, जो ये बिहेवियर में स्मार्टनेस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये घर से बाहर निकल के निकलती है। और घर से बाहर हरियाणा में कौन चाहता निकल जाए। आप लोगों में से कितने लोगों ने आज तक ये कहा बेटा तुम लोग जाओ घूम के आओ बाहर। सीधा घर वालों के बच्चों क्या कहते हैं, सीधा घर से स्कूल, स्कूल से सीधा घर। थोड़ा इधर उधर देख लिया तो क्या बिगड़ जाएगा भाई। एक लड़की और उसकी भाभी, दो जनी जो हमारे पास सेंटर में पढ़ती, उस टाइम पर हमारे सेंटर में जितने बच्चे आते थे सब नौकरी लगते थे। वे दोनों नहीं लगी, एक बार हुआ नहीं लगी, फिर दूसरी बार हुआ नहीं लगी। मैं भी चिंतित ये क्यों नहीं लग रही। हम घर से जा रहे एक दिन, वो अपना उधर से बस अड्डे पर से उतर गया सेंटर की तरफ, तो दोनों जनी आगे पीछे से आगे पीछे, जैसे रोज चलते ना एक लाइन में, 2 रोज। अब मार्केट में 2 आदमी जाएंगे तो बातें करते क्यों नहीं जाएंगे भाई। 2 लड़के वहां जो है समालका के पास, कौन से गांव के थे वे 2 लड़के, कई बार बताता हूं मैं, नाम भूल जाता हूं उसका। उस गांव के बहुत लोग नौकरी लगे, मोर देन 100, एक ही गांव से लोग नौकरी लगे, बहुत लोग नौकरी लगे। वो 2 जने आए, वो आते ही जब वो आकर के दाखिला ले रहे थे ना, बोले दाखिला लेना है जी, और सीधा कुछ नहीं पूछा, सीधी फीस काट के धर रहे। अरे कुछ पूछ तो ले। बोलो हमने बेरा पहले ही 5,000 रुपये फीस लग गया करे, 3 महीने पढ़ना वो है, नौकरी लाके जाएंगे। मैं तू थोड़े लाके कर रही हूँ। अब तो तेरे को कुछ पूछना ही नहीं, तेरे को क्या आता क्या नहीं आता है। अब जो क्लास में पढ़ाई चल रही है, उनकी समझ में नहीं आ रहा, सबकी में आ रहा, उनकी में नहीं आ रहा। मैं पढ़ा रहा हूँ, सबकी समझ में आ रहा, उनके में नहीं आ रहा। मैंने उनसे खड़ा होकर पूछा, फिर आदमी सोचता ना भाई इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि तुम अपने घर से यहाँ सेंटर तक कैसे आते हो। बोला अपने गांव से हम लटकते हैं टेम्पो में या बस में, वो जो है संभालका उतरते हैं, संभालका से फिर आते हैं ट्रेन में उतर करके फिर यहाँ। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा, जब तुम ट्रेन में आते हो दोनों जने, तो दोनों जने बात करते आते हो चुपचाप बैठे। बोलो सॉरी ऑन के बात करे, चुपचाप बैठे आ करे। अब 2 जवान बच्चों के पास ट्रेन में बैठ करके बात करने का मसाला नहीं है, तो उनका दिमागी विकास कितना है। वे लोग नौकरी नहीं लगे। हम यहाँ जितनी बातें बोलेंगे ना, ऐसे क्लास में जैसे अब जो है पीटीएम चल रही है, ऐसे हमारी क्लास बहुत भर के चलती है। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो उस पूरी भरी भीड़ में से मैं बच्चों को उठा करके ये लिख देता हूं उसकी कॉपी में कि तेरी नौकरी नहीं लगेगी चाहे कुछ हो जाए धरती पर। और आज तक लगी नहीं, यानी मैंने बहुत लोगों को लिखी है, लगी नहीं उनकी नौकरी। कारण उनका एटीट्यूड ऐसा होता है। मेरी जबान काली नहीं, बेशक देख लो, लेकिन जहां निकाल दी वो बात पार निकली आज तक। क्लास के अंदर बैठ करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दौरान उनका जो बिहेवियर वैसा नहीं है, तो मामला गड़बड़ है। तो हम बच्चा कामयाब कैसे होता है और बच्चा कामयाब कैसे नहीं होता है, दोनों बातों के बारे में मैंने आप लोगों को बताई है। वैसे के वैसे उन सारे ज्ञान का यूज करके हमारे पास बहुत लोग नौकरी लग के आते थे। नौकरी लग के आके बोला जी आप अगर स्कूल में मिल जाते ना तो मजा आ जाता। एक तो टाइम चल गया, अब रोज बच्चों को आना, रोज 2-4 पूरे हरियाणा में कितने बच्चे लगते हैं नौकरी। चलो भाई सर को मिठाई खिला के आए। अब फिर यहाँ करके हम फेसबुक पे लाइव कर देते हैं और कुछ करते हैं, फोटो लगाते हैं, तो सबको अच्छा लगता है, तो जो सब आते हैं आकर के, तो एक लाइन ने ट्रेंड पकड़ लिया। सर 27 साल की उम्र में जाके नौकरी लगे, 30 साल में नौकरी लगे, इस साल में जो नौकरी लगे, अगर आप हमें स्कूल में मिल जाते तो हम लोग तो जल्दी लग जाते। वहां से ये लाइन पकड़ के, और जो है पहले शुरुआत में तो हम लोग सोचते थे स्कूल खोलें, पर स्कूल से ज्यादा बढ़िया है, इसमें ऑल हरियाणा लेवल का बहुत बढ़िया कंपटीशन चलने वाला है। इस प्रकार से पढ़ाई मिलेगी आप लोगों के बच्चों को कि जैसे अनलिमिटेड आप सोच नहीं सकते, मैं भी नहीं सोच सकता।
हम कहाँ तक सोच सकते हैं कि एक बच्चे को 1 साल में हम इतना बना देंगे, क्योंकि हमारे पास 1 साल बच्चे पढ़ते हैं, 2 साल में इतना बना देंगे, 2 साल पढ़ते हैं बच्चे। अब जो बच्चे 2 साल के आगे पढ़ेंगे तो कितने इंटेलिजेंट होंगे पहले से ही। अब जो बच्चा 8वीं क्लास में आया उसको भी गिनती नहीं आ रही, जो 6ठी में आया उसको भी नहीं आ रही, जो 7वीं में आया उसको भी नहीं आ रही, 10वीं में आया उसको भी नहीं आ रही। अब जो क्लास 6ठी में आप पढ़ रहा है उसको मैथ पूरा क्यों नहीं आएगा, 7वीं में क्यों नहीं आएगा, 8वीं 9वीं 10वीं सब आएगा। अब जो 6ठी क्लास वाला बच्चा जब 7वीं में आएगा उसको तो सब कुछ आ रहा है, उसको पढ़ाने में बहुत कम टाइम लगने वाला है। जो 6ठी और 7वीं में पढ़ गया, 8वीं का अधिकतर सिलेबस तो यही होता है। अब जो 8वीं में पहली बार आया उसको तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से करना पड़ रहा है, नहीं आ रहा कुछ भी, लेकिन जब वो 2 साल बाद जाएगा तब, और जब ये बच्चा वहां पर 11वीं 12वीं में पहुंचेगा तब इसका ज्ञान लेवल का क्या होगा मुझे नहीं पता। हम लोगों को इनके ज्ञान को मैच करने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, हमें जो चैलेंज है हमारे सामने। 1 साल में बच्चा कितना पढ़ सकता है, हमारे पास 1 साल पढ़ता है बच्चा, और 10वीं तक 12वीं तक कुछ नहीं करता। कितने बच्चे बिगड़ते हैं। अब 70% 80% बच्चों के आसपास का आंकड़ा होगा। हम लोग क्लास में खूब बात करते हैं, लगभग इतने बच्चे होते हैं जो ड्रॉप कर देते हैं पढ़ाई, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक पहुंचते पहुंचते पढ़ाई छोड़ देते हैं, गलत रास्तों पर पकड़ जाते हैं। गांव के कितने बच्चे जो है नशा करते हैं, पीढ़ियां कहां जा रही हैं। अब जब ये बच्चे सही तरीके से पढ़ेंगे और गांव के अधिकतर बच्चे पढ़ने लिखने की बातें करेंगे, पढ़ने लिखने का माहौल होगा, तो गांव का माहौल ही क्यों नहीं बदलेगा और शहर का क्यों नहीं बदलेगा। अब जो हाल हम यहाँ के लोगों में फील करते हैं, मैं पूरे स्कूल के दौरान में कहीं नहीं घूमने गया, नॉलेज था ही नहीं। अब जो लोग दिल्ली विल्ली के जो है जो हर जगह घूमते फिरते हैं उनको एक्स्ट्रा नॉलेज पहले ही से ही पता है। जूही ब्रांच के एक पेरेंट्स बोल रहे हैं हमारा बच्चा घर पे जाकर होमवर्क नहीं करता। जूही भिवानी में एक गांव है, जब उससे कुछ पूछते हैं तो क्वेश्चन सारे सुना देता है। आप पूछते ही वे क्वेश्चन हो जो उसको आते हैं, और होमवर्क नहीं करता, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। आपको अपने आप उसके पीछे नहीं पढ़ना, बच्चे के पीछे मत पढ़ो कि होमवर्क कर तू पढ़, डंडा लेके उसके पीछे आप लोग मत पढ़ना। हमें बताना कि हमारा बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता है, उसके हिसाब से हम क्लास में उसको गाइडलाइंस देंगे, क्लास में उसको मोटिवेट करेंगे, पढ़ने का तरीका उसको सिखाएंगे। 3-4 घंटे की क्लास उसको पढ़नी चाहिए, 3-4 घंटे का होमवर्क उसको पढ़ना चाहिए। ये शुरुआती ट्रांजिशन पीरियड है, 3-4 महीने के अंदर वो इस लेवल में हो जाएगा कि स्कूल के काम को वो अपने आप कर दिया करेगा। स्कूल का होमवर्क और स्कूल का काम और स्कूल की क्लासेज उसके लिए जो है उसका दिक्कत का हिस्सा नहीं होंगी। जो पीटीएम में लेट आते हैं उनके बारे में बोलना। है? हाँ, देखो जो ये पीटीएम और ये जो बातचीत होती है, आप लोगों के सोचने का कुछ तरीका बदल जाएगा कुछ ही दिनों में, देख लेना। बच्चों के बारे में जो हम जैसे हमने साइकोलॉजी पढ़ी है, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, वो सब बातें आप लोगों तक भी पहुंच जाएंगी। अब मैडम को साइकोलॉजी पढ़ाते हुए 10-12 साल हो गए कि भाई 3 साल का बच्चा क्या करता है, 4 का क्या करता है, 6 का क्या करता है, 10 का क्या करता है, 12 का क्या करता है, वो एक बात का ज्ञान है। अब जो हम ये बात बोल रहे हैं भाई 0 से 2 साल का ऐसे करेगा, 2 से 6 साल का ऐसे करेगा, 6 से 12 का ऐसे करेगा, 12 से 19 का ऐसे करेगा, 19 के बाद का ऐसे करेगा। हम एक बात जानते हैं, उसी तरीके की बातें बच्चों के अंदर हम अपने आप डालते रहेंगे और आप लोगों को बताते रहेंगे। 6ठी क्लास से और 12वीं क्लास के बच्चे, अब जो हमारा बालक था जो बहुत सूधा था, ईब बिगड़ गया, ईब इसकी पर लिकड़ गई, अब ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये एज ऐसी होती है, ये फ्रेंड्स के ग्रुप की एज होती है। उस फ्रेंड्स के ग्रुप को हम इग्नोर करवाएंगे ना, बच्चे में डिसऑर्डर पैदा हो जाएंगे, बच्चा सही विकास होगा ही नहीं। सही विकास उसकी आज़ादी में होता है, उसको दबा के रखने में नहीं होता। गाँव में क्या सिखाते हैं, बोले अपने बालक ने छाती तले दाब के रखो, और छाती तले दाब के रखो, वेंडे हर तुम मुर्गी हो। एक पेरेंट की कंप्लेंट है कि बच्चे घर पर मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, साथ ही और ट्यूशन वाले जब सर्वे करते हैं तो आईसीएस के स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि उसको जो बोले तो मैथ का वो चैप्टर करवाया ही नहीं था। अभी हम लोगों ने नहीं कहा है कि आईसीएस के स्टूडेंट टॉप पर पहुंच गए हैं, लेकिन 1 साल बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आईसीएस का हर एक स्टूडेंट उसको आंसर करेगा, और बच्चा आईसीएस में जो पढ़ने वाला बच्चा है वो बहुत ऊपर होगा। और अगर ना होना तो फिर जो है ना हम चलाएंगे और ना आप लोग भेजना बच्चों को।
हमारे पढ़ाने के बाद अगर आपका बच्चा पढ़ाई में, स्कूल में, क्लास में सबसे ऊपर ना रहे तो ना तो आप भेजना और ना हम पढ़ाएंगे। इतना एक्सपेरिमेंट आपको भी करना चाहिए और इतना एक्सपेरिमेंट हम भी कर रहे हैं। और पढ़ते हुए 2-4 महीने हुए हैं, जो 2 महीने हुए नहीं पूरे, अगर बिहेवियर में चेंज ना हो तो हमें बता दो, बोला कुछ नहीं, उल्टा और बिगड़ गए, ऐसा किसी को फील होता हो तो फिर तो छोड़ दो, अपने बच्चों को भेजना बंद करो। चाहे ब्रांचेस पर पढ़ रहे हैं, चाहे यहां पढ़ रहे हैं, बच्चे में बिहेवियर में चेंज आएगा, आगे सुधरेंगे बच्चे। एक बच्चों के पेरेंट्स ने कहा कि सिलेबस स्लो चल रहा है। सिलेबस स्लो चल रहा है, अभी सिलेबस चलाया ही नहीं है। सिलेबस जिस दिन चलने लग जाएगा ना, उस दिन बात बन जाएगी। जैसे धान लगाने होते हैं ना, गेहूं के बाद धान लगाने होते हैं, तो किले को जो समारे रखते हैं, फिर उस दिन जब हम बोले धान तो लाए ना, जिस दिन लागेंगे उस दिन तो लग गए बस। सिलेबस तो जब चालू करेंगे ना तो एकदम से होता ही मिलेगा सिलेबस। सिलेबस की बहुत चिंता नहीं है। सिलेबस ना हमारा टारगेट है, ना हमारा पढ़ाई टारगेट है, ना 10वीं पास टारगेट है, ना 12वीं पास टारगेट है। टारगेट है कि बच्चा कम से कम सरकारी नौकरी जरूर लग जाए। उससे ज्यादा कुछ भी कर जाए, उससे ज्यादा हम करवाएंगे। कम से कम सरकारी नौकरी की गारंटी लेकर के मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर। जो बच्चा अब 10वीं में भी है ना, 10वीं, 11वीं और 12वीं 3 साल भी हमारे पास पढ़ लेगा, 12वीं करते ही सरकारी नौकरी लग जाएगा, गारंटेड। ये कम से कम है, इससे ज्यादा का कोई कुछ करे। ऐसा नहीं होगा कि टेस्ट देगा और नौकरी पास नहीं होगी। जो बच्चा 8वीं में पढ़ रहा है, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, जो 5 साल हमारे पास पढ़ेगा, उस टाइम पर जो सीधा 12वीं कहीं से भी पास करके आएगा ना, उसका कई गुना ज्ञान इसके अंदर होगा, कई गुना ज्यादा ज्ञान। और आईसीएस के स्टूडेंट फिर हर जगह पर जाकर के हर एक मोर्चे पर सबसे आगे मिलेंगे। इनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी और किताबी ज्ञान भी, सारी चीजें हम देंगे। ये हमारा टारगेट है कि बच्चा 12वीं पास करने के बाद कामयाब हो। क्लास तो कर ही लेगा सही से। सर मेरे पास एक मम्मी है जो ये कह रही है कि इतनी कम फीस में साइंस साइड कौन पढ़ा देगा। उसका बच्चा 11th में है, यहाँ पर फीस 15,000 रुपये, वो कह रहे हैं 15,000 लेकर आप भाग गए तो। बडेसरा, भिवानी में मेरे ख्याल से गांव है बडेसरा। आईसीएस चालू हुआ 2008 में। हमारे पास 20 एक स्टूडेंट आए थे, उस वीडियो में दिखाया भी था। 20 एक स्टूडेंट आए। हम इन 20 स्टूडेंट की सारी फीस लेकर के भाग जाते तो ज्यादा पैसे कमाते, या आज जमे हुए तो आज ज्यादा कमा रहे हैं। मामला पेमेंट का ही है। तो मैं गुरुग्राम में गया, उस टाइम पर तो गुड़गांव ही था, गुरुग्राम में हमारा सेंटर था। मैं वहाँ पर टीवी पर शो करने जाता था, हरियाणा न्यूज़ में चलता था, सरकारी नौकरी कैसे पाएं, इस प्रकार से बहुत शोज़ किए। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि सर एक पेरेंट्स हैं, वो आपसे ही मिलना चाहते हैं, दाखिला तभी करवाएंगे। मैं ठीक है भाई, उनको बोलना इस टाइम पर मैं आऊँगा, 10 मिनट का टाइम था। मैं वहाँ पर गया, जा कर के मिला। तो जब मैं वहाँ पर गया तो जाते ही उसका पहला क्वेश्चन ये था कि आप जो ये 20,000 रुपये फीस ले रहे हो, ये फीस लेकर के भाग गए तो। मैंने कहा बिल्कुल, हमने तो सेंटर जो है ना, ये सेंटर आईसीएस खोला ही इसलिए है कि उसमें आप आओगे, अपने बच्चे की फीस 20,000 जमा करवाओगे और 20,000 लेते ही हम भाग जाएंगे। ये 20,000 लेकर के भागने के लिए हमने सेंटर खोला है। यह गांव गांव में हर जगह पर जमने के लिए। जब हर जगह जमा जाएगा ना, तब है बिजनेस। आईसीएस 10-12 साल 15 साल से चल रहा है, तब है बिजनेस। वो ना होता तो फिर जो है लेकर के भागना होता तो कितने के मिल जाते। तो हम तुम्हारे 15,000 रुपये या 10,000 रुपये या 20,000 रुपये लेकर के भागेंगे नहीं। हमारा जो ना डिजिटल है। अब जैसे मैं यहाँ पर जो है ये पीटीएम कर रहा हूँ, तो ये पीटीएम सिर्फ यहाँ नहीं चल रही, ये मोर देन 200 जगह पर चल रही है, 200 से ज्यादा जगह पर चल रही है। तो मेरा जो ये एफर्ट है ना, ये 200 जगह पर बराबर काम कर रहा है। यहाँ के पेरेंट्स काम जो है ये शांत है ना, और जो सही सुन रहे हैं तो वहाँ के भी सुन रहे हैं सही। यहाँ के सेटिस्फाइड है तो वहाँ के भी सेटिस्फाइड है। ये बार बार मैं चेहरे इसलिए तो देख रहा हूँ कि मेरी बात सही जा रही है, सही नहीं जा रही है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर हमें यही साइकोलॉजी नहीं पता तो फिर हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। ये सस्ता पड़ता है हम लोगों को, इसलिए ये सस्ता है। एक फादर पूछ रहे हैं कि 10th क्लास के पीपली में, कुरुक्षेत्र
10th के बच्चे का सिलेबस पूरा करवाएंगे कि नहीं, जो भी पढ़ाएंगे वो स्कूल के हिसाब से होगा कि नहीं, जो हम पढ़ाएंगे वो स्कूल के हिसाब से होगा, जो हम सिलेबस करवाएंगे वो बोर्ड के हिसाब से होगा, और जो हम सिलेबस करवाएंगे वो आगे ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए भी होगा। सिलेबस हर एक क्लास का, हर एक सब्जेक्ट का पूरा करवाया जाएगा। ये कह रहे हैं कि स्कूल का काम किस टाइम करेंगे बच्चे, और नहीं करेंगे तो वहाँ डांट पड़ेंगे। बिल्कुल सही है, ये मैं कई बार कह चुका हूँ। 3 से 4 महीने लगेंगे इसमें। 3 से 4 महीने में बच्चे इस लेवल में पहुँच जाएंगे कि स्कूल का काम अपने आप, जब टीचर करवा रहा ना उतनी देर में नीचे बैठे बैठे कर दिया करेंगे। यहाँ आपको टेंशन नहीं लेनी, घर वालों की टेंशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी होमवर्क के नाम से। एक पेरेंट का क्वेश्चन है कि बच्चे स्टडी में कम ध्यान देते हैं और गेम में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये बात भी मैंने बताई थी कि जब बच्चा ध्यान कम देता है स्टडी में, उसका मतलब ये है उसको समझ में नहीं आ रहा। अगर बच्चे को समझ में आएगा तो ध्यान ज़्यादा देगा। किसी भी उसके ऊपर देख लो, टीचर अगर मैथ का बढ़िया ना तो बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ बन गया। वो मैथ सब्जेक्ट नहीं होता फेवरेट, बल्कि टीचर फेवरेट होता है। अगर मैथ की जगह उसका साइंस वाला टीचर बढ़िया तो साइंस सब्जेक्ट फेवरेट हो जाएगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश फेवरेट हो जाएगी। तो ये टीचर के अनुसार होता है कि कौन सा सब्जेक्ट उसका फेवरेट है। मेरे पास क्वेश्चंस इतने ही थे, कुछ और क्वेश्चंस किसी के हैं तो बता दो। खरिंदुआ ब्रांच का नाम बोलना सर, पेरेंट्स आए हुए हैं। ले भाई, खरिंदुआ ब्रांच का नाम बोल दिया सर। पेरेंट्स जाने को बोल रहे हैं भाई, वो तो जाएंगे, जिनको जाना है, अब उनको कैसे रोक सकते हैं। हसनगढ़ ब्रांच से 9th क्लास स्टूडेंट रिलेटेड इश्यूज हैं। क्या इशू भाई? स्पोर्ट्स के बारे में बोलना। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन पढ़ाई उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ाई में जो बच्चा आगे निकलेगा उसके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकलने के बाद भी सुशील कुमार का एग्जाम्पल सब लोगों के सामने है। सुशील कुमार ओलंपियन, किस प्रकार से उसमें भंडारी ब्रांच वाले ने फोटो भेज रखा है। तुमने बच्चे भी साथ बिठा रखे हैं भाई, मैंने कहा था पेरेंट्स बिठाना। कुछ तो अब आ रहे हैं पीटीएम में, अगली बार आप लोग टाइम पर आना पीटीएम में, थोड़ा सा अच्छा डिस्कशन होगा। एक पेरेंट्स पूछ रहे हैं स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में भी बताया करो। 10th 11th 12th आईसीएस थानेसर ब्रांच, गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी, और उसके अलावा जो जो करियर के ऑप्शंस हैं सभी ऑप्शंस के बारे में बच्चों को बताएंगे। अगली पीटीएम में पेरेंट्स को भी बताएंगे कि आपका बच्चा क्या क्या कर सकता है, मैं जो है क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और बच्चे के अंदर क्या गुण दिख रहे हैं, वो आप लोगों को भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। धातिर, पलवल, खिडवाली ब्रांच का भी नाम लेना जी। लो जी सर, बच्चों को रेगुलर भेजने के लिए बोलो। भंडारी, जब तक बच्चा रेगुलर नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो बच्चा रेगुलर आएगा, चाहे वो कमजोर है, चाहे अच्छा है, चाहे किसी भी कंडीशन पर है, हम ये शिकायत कभी नहीं लगाएंगे आपके बच्चे का दिमाग तो चलता नहीं, बताओ हम क्या करें। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। मैं मैथ सिखाऊंगा, और मैथ सिखा दिया ना तो मैथ आ गया तो सब कुछ आ गया। ट्यूशन का मतलब मैथ होता है, और मैथ बहुत अच्छे से आएगा, ये मेरी गारंटी है, सभी सब्जेक्ट की गारंटी। रुड़की रोहतक का नाम भी बोलना। आईसीएस दतौली, मोहाना, भैंसवाल कला, यहाँ के लोग हैं। औरंगाबाद, मेवात में। लो भैया, ये ग्रुप नंबर 2 के लेता हूँ मैं। जटवाड़ा से हैं फोटोज। सर बोलते हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं, नहीं ऑफलाइन भी है। जो बच्चा अपने बच्चों को यहाँ भेज सकता है, जो पेरेंट्स, तो यहाँ पर भेज दो, 2-4 दिन यहाँ भेज दो। नेक्स्ट ईयर से तो हम पॉलिसी बनाएंगे इस प्रकार की। पर जो है काकड़ोली चरखी ब्रांच से रामधन जी, आपके फैन हो गए हैं, एक बार नाम लेना सर। धन्यवाद रामधन जी। पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप एलईडी में पढ़ाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना सर प्लीज़। एलईडी में पढ़ाते हैं, मैं हर जगह जाके पढ़ा नहीं सकता, मेरे हर जगह पर जाकर के वो नहीं खड़े हो सकते क्लोन, तब तक ये एलईडी ही काम आ सकती है। जो यहाँ बात चल रही है, जो यहाँ पढ़ाई चल रही है, हर जगह पर चल रही है। जैसे बच्चे यहाँ के कामयाब होंगे वैसे ही हर जगह के कामयाब होंगे। इस एलईडी पर और इस प्रोजेक्टर पर पढ़ के सिरसा ब्रांच से 2-3 बार टॉप कर चुके हैं बच्चे। एक बार रोहतक से टॉपर निकला है, चरखी दादरी से टॉपर निकला है, कुरुक्षेत्र से टॉपर निकला है। इन ब्रांचेस पर पढ़ के बच्चों ने टॉप किया है। वैसे ही आपके बच्चे इस एलईडी पर पढ़ के टॉप ना कर जाए तो मेरे को पकड़ लेना। ये एक दिन की कहानी नहीं है। अभी तो 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 बच्चे आ रहे हैं। अभी यहाँ पर बच्चों का मेला लगने वाला है। हमारे आईसीएस में एक ही कमी होती है कि यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती।
घसेरा नू बोल दो जी, गढ़ी शिशाना का नाम बोल दो, रोहट, लिजवाना कला, जींद। ऑनलाइन का बता दो सर, पेरेंट्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये वहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पर देखना, यहीं के यहीं पर भी एक क्लास में पढ़ा रहे होंगे और दूसरे उसमें एलईडी पर भी बैठेंगे, जो बच्चे लेट आएंगे, और चाहे बेशक एलईडी पर बैठे चाहे दूर बैठे, उनके सफल होने की जिम्मेदारी हमारी है। उनको पूरा सिलेबस समझ में आएगा। 2-3 महीने में देखना वहां पर आपके स्कूलों में आपका बच्चा कैसे परफॉर्म करेगा। भापड़ोदा, ऑल पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड, बहुत बढ़िया। जिसको एलईडी में नहीं पढ़ाना वो यहाँ भेज दो, उसमें क्या दिक्कत है। आईसीएस बादली, पुंजाना, सिरसा, उचाना, जींद, भापड़ोदा ब्रांच, बुटाना, औरंगाबाद, पलवल, लोहानी, बादली। चलो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब तो नाम लेने पर बात आ गई है। कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो इन बीच में, जैसे मैंने बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चंस लिए। मंडोरा, घसेरा, नू, चलो थैंक यू वेरी मच। इतना टाइम आप लोग हर बार पीटीएम के लिए निकाल के चलो, अगर अपने बच्चों को कामयाब बनाना चाहते हो तो। एक बार बिना पीटीएम अपने बच्चे के साथ वैसे ही कभी उसको छोड़ने आ गए, कभी उसको लेने आ गए, एक आधी बार 2-4 मिनट के लिए इतना बैठा करवा करके, इतना डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। जो ऐसा नहीं करेगा उसका बच्चा रह जाएगा, लाइन से उतर जाएगा, और जो इतना करेगा उसके बच्चे की गारंटी हमारी है, और 2-4 महीने में वो बच्चा क्लास में, स्कूल में अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगा, लीड करने लगेगा, उसका स्टेज फियर खत्म हो जाएगा, उसका ज्ञान यूज होने लगेगा, और वे अपने ज्ञान को यूज करने भी लग जाएगा। जुआ से तो वो मेरा काम नहीं, मेरा काम यहाँ पढ़ाना है बस। उनसे बात कर लेना, वो जो कैसे अरेंजमेंट हो सकता है करवा देंगे। और नहीं तो जुआ गांव में ही ब्रांच खोल लेनी चाहिए, इतनी दूर बच्चे कहाँ इतनी दूर आएंगे जाएंगे। 11th-12th का जैसे वहाँ पर जो ना सेक्टर में है साइंस का, अभी आर्ट्स का, और उसका जैसे पहले हम सारी चीज़ों को सब कहेंगे कोड़ी भर ले, जो कर रहे हैं उसको अच्छा करे नहीं। पहले हमारा पूरा फोकस है 6ठी से 10वीं तक। अभी 6ठी से 10वीं तक इस साल में बिल्कुल रूटीन में चल जाएगा। पहले जो हमारे सामने एक मामला ये रहता था कि पता नहीं बच्चे 6ठी क्लास के बच्चे टीवी पर देख लेंगे कि नहीं देख लेंगे, 7वीं के देख के पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ लेंगे। अब हर ब्रांच से जो बच्चा रेगुलर आ रहा है वो पढ़ लेगा, वो चल जाएगा। हम ये सोच रहे थे यहाँ पर जब बच्चे बैठेंगे तो जैसे हम लोग पढ़ाते हैं बड़े बच्चों को, यहाँ बच्चे हैं छोटे, तो क्या हम इनको पढ़ा पाएंगे? तो वो चैलेंजेस हमारे खत्म हो गए हैं। अब आपके बच्चों को बहुत अच्छा रिजल्ट देने की बस उस कहानी है। और एक बार ये मामला सही रूटीन में जो एक बार चालू हुआ, वो कोई चिंता की कहानी नहीं। अब ना कोई क्वेश्चन मार्क है, ना कोई बात है। जो टेस्टिंग होती है वो फाइनल टेस्टिंग हो चुकी है। अब सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से, सिर्फ यहाँ नहीं सभी ब्रांचेस के भी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे जी। हाँ, हम करेंगे और बच्चे के पास ये वो जो ना तरीका होगा, बच्चे को बहुत आसान लगने वाला चीज़ है। इस बात को जो ना आसान और मुश्किल की कहानी, आसान और मुश्किल की कहानी इतनी सी है। मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। जिसको रोटी बनानी आती है उसको रोटी बनाना आसान लगता है, मुश्किल? जिसको रोटी बनानी नहीं आती उसको? इतनी सी सिंपल सी बात, आसान और मुश्किल किसकी माने? स्कूल वाले कांटा नहीं मारेंगे। नहीं, देखो देखो एक चीज ये है, अब 10th क्लास में पढ़ा रहा हूं, अब वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा रहे हैं भाई, फाइंड एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं लगाएंगे, एचसीएफ मुंह जुबानी कर देंगे, तो फिर नंबर कहां से आएंगे? वो शॉर्टकट, वो वही गड़बड़ है वहां पर जो ना कुछ शॉर्टकट, ये दो अलग अलग पढ़ाई है। एक है कंपटीशन की पढ़ाई, वहां पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, और एक है सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, स्टेप्स आना जरूरी है। हम सिखाएंगे स्टेप्स भी, और वो आसान होता, मुश्किल नहीं है। हाँ, वो डिस्क्रिप्टिव भी आएगा उसमें, उनको सिखाएंगे वो भी। आसान और मुश्किल की कहानी ये है, जिसको बुलेट मोटरसाइकिल चलानी आती है ना तो उसको आसान लगती है, और जो उसको नहीं चलानी आती ना, बोले बुलेट ने क्यों कर चलाऊंगा मैं। तो ये फर्क है आसान और मुश्किल। जिसको ट्रक चलाना आता है उसको आसान दिखता है, जिसको नहीं आता वो नहीं सोचता ट्रक क्यों कर चलाओ इतना बड़ा। इतनी सी कहानी है। तो ये पढ़ाई जो ना, ये पढ़ाई आप लोगों को जो, या बच्चों को या और किसी को जो मुश्किल लगती है, ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। बस मामला आने का और ना आने का है।
जो चीज हमें आती है वो आसान, जो नहीं आती है वो मुश्किल। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे बच्चों के लिए। एजुकेशन की कहानी है, एजुकेशन। एजुकेशन अच्छी है तो बच्चा अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है तो फैमिली अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है तो देश अच्छा है। ये एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और भारत में चाहे कोई कुछ भी कहे, वेरी सॉरी टू से, अब बहुत सारे लोग बैठे हैं फिर ये बात वो बात, एजुकेशन भारत में अच्छी नहीं है। 80% स्टूडेंट ये कहते हैं मैथ में तो दिमाग चलता ही नहीं हमारा। अब मैथ्स का नाम, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, SST, सारा साल टेंशन। अब ये जो ऐसे नाम लिख रखे हैं तो इसका मतलब क्या है? वे बच्चे हैं क्रिएटिव, जिन्होंने ये नाम लिखे तो वे क्रिएटिव हैं, लेकिन उस क्रिएटिविटी का यूज नहीं हो रहा। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं HCF, और बच्चे को HCF नहीं आया तो बच्चे की कहां गलती है? पीटते बच्चे को है, बोले ध्यान नहीं देता, दिमाग नहीं लगाता। भाई HCF नहीं आया बच्चे को तो टीचर की गलती है ना। तो मैं आप लोगों को बुला के बैठा रखा यहां पर, आप लोग यहां पर बैठे हैं और मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो इसमें आपकी गलती थोड़ी है, मेरी गलती है। फिर आपके क्वेश्चंस का आंसर मेरे पास नहीं है तो फिर मैंने क्यों बुलाया भाई आपको? अगर आपके बच्चे को मैथ्स पहले ही आता तो फिर ICS की क्या जरूरत थी? और यहां आने के बाद भी उसको नहीं आया तो फिर मैंने क्या किया? बच्चे को पहले भी आता और बाद में भी आता, फिर मैंने क्या किया? बच्चे को पहले नहीं आता और अब आएगा, अगर ऐसा हुआ तो ICS सक्सेसफुल, और नहीं तो कुछ नहीं। गांव के 4 से 10 लड़के हर क्लास के कामयाब हो जाते हैं, 100 बच्चे रह जाते हैं। अब ये 4 से 10 का क्राइटेरिया अगर 80-90 पर पहुंच गया कि 80-90 लोग बहुत अच्छी कंडीशन पर पहुंचते हैं, फिर तो ICS सक्सेसफुल, नहीं तो फिर क्या ICS? ये सीन सारा 3 से 5 साल में बदल जाएगा। अभी हमने पढ़ाई तो शुरू की है, अभी महीना भी नहीं हुआ, 2 महीने भी नहीं हुए हैं, साल भर तो लगेगा। देखो साल भर में हम पहले पढ़ाई में आगे निकालेंगे बच्चों को। पढ़ाई में जब वे आगे निकल जाएंगे ना, तो पढ़ाई में आगे निकलने के बाद उनको पेंटिंग, ड्राइंग, भाषण देना, कल्चर, आर्ट, ये सारी चीजें सिखाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और पूरे हरियाणा लेवल पर हम लोग जो कंपटीशन करवाएंगे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं भाई, जिस भी विलेज में आप बैठे हो, जहां पर भी ICS की ब्रांच है, उस ब्रांच में एक कंपटीशन होगा। लेट्स से एक चीज का कंपटीशन करते हैं, पेंटिंग का। गांव की उस ब्रांच में सभी बच्चे पेंटिंग करेंगे, और पेंटिंग में जो बच्चे टॉप 10 होंगे, टॉप 10, उन बच्चों को ब्लॉक की मीटिंग में बुलाएंगे, ब्लॉक के लेवल पर जाएंगे। जैसे यहां से सोनीपत जाना है, कोई गन्नौर के पास है तो गन्नौर जाएगा, अगर रोहतक के पास है तो कोई रोहतक जाएगा। अब ब्लॉक लेवल पर फिर से पेंटिंग, हर जगह के 10 टॉपर्स बच्चे हैं तो टॉपर्स बच्चे हो गए ब्लॉक के, उनका कंपटीशन होगा। ब्लॉक में से टॉप 10 जो होंगे ना, 10 टॉप स्टूडेंट्स, वो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन होगा, और फिर वहां से स्टेट लेवल पर। जब स्टेट लेवल पर कंपटीशन होगा तो पूरे हरियाणा के जो टॉप लेवल के पेंटिंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं, और इसमें हर एक बच्चे को गांव स्तर पर मौका मिल गया। ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों को मौका मिला, हर एक बच्चे को मौका मिल रहा है। हर एक बच्चे को जो अच्छा करेगा वो आगे जाएगा, जो वहां अच्छा करेगा वो ब्लॉक में जाएगा, जो अच्छा करेगा वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, जो अच्छा करेगा वो हरियाणा में, और ये ऑल इंडिया लेवल तक हो सकता है। इस प्रकार से हम कंपटीशन अरेंज करेंगे, कभी पेंटिंग का करेंगे, कभी ड्राइंग का करेंगे, कभी भाषण का करेंगे, कभी
स्टोरी टेलिंग का करेंगे। अब बच्चे के अंदर जो जो चीजें विधाएं होनी चाहिए वो सारी बातें, एक एक चीज बच्चे को आएगी। ऐसा नहीं कि ये बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, ये दिल्ली के पढ़े हुए हैं और ये हमारे बच्चे गांव के, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो यहाँ उनसे ज्यादा लेवल पर एक्टिविटी और ज्यादा लेवल पर काम करके उनसे ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे बना देंगे हम। एक बार ये रूटीन में एक बार चला, पढ़ा, बच्चों का दिमाग पढ़ाई में चलने लगा और हमने इसमें भी लगाए। अभी बच्चों को पढ़ना आता नहीं है, मैथ आता नहीं है और उनको भाषण सिखाएं फिर गलत हो जाएगा। पहले उनको पढ़ाई में जो आपकी उम्मीद है, आपकी एकमात्र एक उम्मीद है कि बच्चा अच्छे से कर ले। बहुत सारे लोगों की तो उम्मीद बस इतनी है ना कि बस होमवर्क अच्छे से कर ले। अब होमवर्क अच्छे से कर ले फिर हमें डूब मरना चाहिए। अब बच्चा पढ़ाई अच्छी कर ले, ये पहला टारगेट है हमारा। पहला टारगेट होमवर्क नहीं है, टारगेट ये बहुत छोटी चीज है। पढ़ाई अच्छे से कर ले, ये हमारा टारगेट है। वो बिना नकल नंबर ले जाए। कितना बुरा हाल है, बच्चों से नकल के नाम के 500 रुपए पेरेंट्स बड़े खुश होकर के टीचर को दियाते हैं कि हमारे बच्चे की नकल करवा देना, लो 500 रुपए। नकल करने का मतलब अपने बच्चे का क्या कर रहे हो भाई? और पूरे साल फीस ली, तुमने क्या पढ़ाया बच्चे को, क्या सिखाया? और जो तुमने पढ़ाया, मैं कहता हूं नकल नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन पर। अगर नकल है तो सत्यानाश है। 10वीं में तो नंबर ले जाएगा, आगे क्या करेगा वो? 12वीं में तो नंबर ले जाएगा, आगे क्या करेगा? नकल नहीं किसी भी कंडीशन पर। और जो टीचर ऐसे 500 रुपए मांगेगा नकल के नाम के, जाकर के उसको पीटना चाहिए स्कूल में ही कि बच्चों को नकल के नाम के पैसे मांग रहा है तू। तुमने साल भर क्या पढ़ाया हमारे बच्चे को? पहला काम तो पेरेंट्स को नकल खत्म करनी चाहिए। अगर नकल है ना तो आपके बच्चे का फ्यूचर खत्म है। और मैं कभी नकल या ये वो गैर जिम्मेदारी इस प्रकार की कोई भी बयान मैं दूं ना तो मेरे को पकड़ना चाहिए आप लोगों को। अभी हमने बोला नहीं है कुछ भी, हम बोलेंगे। पढ़ाई के ऊपर बहुत आगे तक का प्लान है हमारा। बिल्कुल नकल नहीं होगी। बच्चा बहुत ईमानदारी से पेपर देगा, और जब ईमानदारी से पेपर देगा तो ईमानदारी से पढ़ेगा। और जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ेगा, पेपर देगा, वो आगे बढ़ेगा, वो बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करेगा। फिर बच्चा एक बार चलाना, बस एक बार चला और चला। अब गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल जाके देखो, प्राइवेट स्कूल्स का हाल जाके देखो। बोलना नहीं चाहिए लेकिन बहुत बुरा हाल है। हम कहीं बोलेंगे नहीं, आप लोग भी मत बोलना, बच्चों को मत बोलना। हम बच्चों के अंदर वो ज्ञान वहां से ऊपर अपने आप कर देंगे, आप टेंशन ना लो। स्कूल्स का हाल सुधरेगा, प्राइवेट स्कूल्स का, गवर्नमेंट स्कूल्स का, सबका हाल ना सुधरे तो मेरे को बता देना। जब आपके बच्चे को HCF बहुत बढ़िया तरीके से आएगा, उस टीचर को सीख के आना पड़ेगा। जब आपके बच्चे को बहुत बढ़िया तरीके से LCM आएगा ना तो वो टीचर सीख के आएगा। वरना टीचर यहां नंबर लिखेगा ना, तब तक जो बच्चा आंसर बताएगा। एक साल में आपका बच्चा स्कूल के टीचर से और स्कूल की पढ़ाई से अपर लेवल का होगा। और अगर ना हो तो फिर हमारे पास मत भेजना। मैं तो कह नहीं रहा ना ऐसे भेजते रहना, हमारे ऊपर दया करना, बिल्कुल नहीं। अगर हम काबिल नहीं हैं तो आपका बच्चा गया काम से, और अगर हम काबिल हैं तो फिर आप हमारे से ज्यादा ऊपर का कोई मिले तो भेज देना, और हम सबसे बढ़िया तो भेजना हमारे पास। इसमें कहां दिक्कत है? अभी उनको स्टार्ट नहीं मिला, जिस दिन स्टार्ट मिल जाएगा फिर वे नहीं रुकने वाले, ना आपसे और ना हमारे से। ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में प्रेमचंद की किताबें रखी हैं और आप अपने बच्चों को, चलो भाई मैं भी पढ़ता और तुम भी पढ़ो। अब कहानी, साहित्य और ये चीजें पढ़ेंगे नहीं तो मोबाइल ही देखेंगे फिर, और क्या करेंगे वे? अगर मोबाइल ना देखे तो करें क्या? घर से बाहर हम नहीं जाने देते ना बेटा, बाहर का माहौल बहुत खराब है, बाहर नहीं जाना। घर से बाहर हम नहीं जाने देते, खेलने हम नहीं देते, पढ़ाने को हमारे पास नहीं है, तो करें क्या बच्चे? वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी होती है बच्चे के अंदर, सारी एनर्जी मोबाइल के गेम्स में लगी रहती है। जब उनको एक अल्टरनेटिव काम दिया जाएगा ना, और अल्टरनेटिव उनको जो रास्ता दिखाया जाएगा, तो बच्चे मोबाइल नहीं खेलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होती है कहानियां, पूरी कहानी पढ़े बिना जो लोग छोड़ते नहीं हैं। और जिस दिन ये आदत डलने लग गई ना, तब देखना मामला। एक बार बच्चा पढ़ना चालू हो और हमने चलाया, देखना वो कभी इंग्लिश की किताबें पढ़ेंगे और कभी हिंदी की पढ़ेंगे, शौक से पढ़ेंगे। उनमें से कंपटीशन होगा। ये पढ़ाई तो खेल दिखेगा, इसके अलावा बहुत काम है करने को। पढ़ाई बहुत छोटा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो सब चलेगा। लेकिन पहले पढ़ाई, उसके बाद सब। जब आपके बच्चे के नंबर पूरे आ रहे हैं तो हम उसको 2 बात सिखाएं ज्यादा या 4 सिखाएं, आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत तो तब है ना, मैं इतना आता नहीं रही ना, ड्राइंग सिखाने लग रहे हैं, ये दिक्कत है। तो पहले हम वो सिखाएंगे, फिर उसके बाद आगे सब सिखाएंगे। और कोई क्वेश्चन? चलिए, थैंक यू वेरी मच।
ये सब बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को हो सकता है अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू वेरी मच।